लूजे की बंद आंखों के सामने अचानक एक ब्राइट नियॉन ब्लू कलर का सिस्टम इंटरफेस चमक उठा। इमोशनल पॉइंट्स 1000 हो गए हैं, सिस्टम एक्टिवेट करें। एक रोबोटिक आवाज हवा में गूंजी। लूजे ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में 3 साल का सारा दर्द तैर गया। फाइनली इस बेकार सी दिखने वाली दुनिया में उसका भी टाइम आ ही गया था। 3 साल पहले जब वो इस थियानशुआन कॉन्टिनेंट में री हुआ था, तब सब कितना अजीब था। बाकी हीरोज की तरह उसके पास भी सिस्टम था, पर वो साला एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। कंडीशन एकदम सिंपल और टेढ़ी थी, उसे लोगों से पूरे 1000 इमोशन पॉइंट्स कलेक्ट करने थे। एक्टिवेट करो भाई, जल्दी करो। लूजे के कांपते हाथों ने हवा में बटन दबाया। वो मन ही मन चिल्लाया, तुम्हें क्या पता मैंने ये 3 साल कैसे घिस घिस के काटे हैं। इस लिंशियाओ सेक्ट का आउटर डिस्केबल बनकर रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। या कल्टीवेशन के मामले में उसका टैलेंट इतना घटिया था कि एवरेज बोलना भी तारीफ होती। प्लस पॉइंट बस एक था, फोटोग्राफिक मेमोरी। जो देखा वो सीधा दिमाग में परमानेंटली से। काफी सोचने के बाद उसने पॉइंट्स कमाने का एक सॉलिड जुगाड़ू रास्ता निकाला था, नॉवेल राइटिंग। पिछली लाइफ में पढ़ी सारी सुपरहिट कहानियां उसके दिमाग में एकदम फ्रेश और रेडी थीं। पहले साल उसने जर्नी टू द वेस्ट छापी, पर इन कल्टिवेटर्स को वो क्लासिक वाइब समझ नहीं आई। पूरे साल की मेहनत के बाद उसे कुल जमा 10 पॉइंट्स मिले, जो सच में एक जोक था। दूसरे साल उसने स्ट्रेटेजी बदली और बैटल थ्रू द हेवंस जैसी मसालेदार कहानियां मार्केट में उतारी। किताबें सुपरहिट हो गईं, स्पिरिट स्टोन्स की बारिश हुई, पर पॉइंट्स फिर भी नहीं बढ़े भाई। तीसरे साल लूजे का पूरी तरह से मोए मोए हो गया और उसने लिखना ही छोड़ दिया। उसे लगा ये सिस्टम सिर्फ मजे ले रहा है, ऐसे तो वो 100 साल में भी एक्टिवेट नहीं होगा। खैर पैसों की अब कोई कमी नहीं थी, तो उसने टाइम पास के लिए एक ट्रेजिक स्टोरी लिख डाली। और भाई वहीं पे असली ट्विस्ट आया, पॉइंट्स का मीटर अचानक रॉकेट की तरह भागने लगा। ओह भाई साहब, तो इस घटिया सिस्टम को सिर्फ लोगों के दुख और आंसू चाहिए थे। लूजे ने तुरंत द रिटर्न ऑफ द कॉन्डोर हीरोज का वो सबसे दर्दनाक चैप्टर चिप दिया। कल रात ही उसने वो चैप्टर पब्लिश किया था और 8 पॉइंट्स सीधे ब्लास्ट हो गए। अच्छा हुआ उसने अपना असली नाम नहीं लिखा था, वरना लोग उसे ढूंढकर जिंदा दफना देते। सिस्टम लोडिंग 55%, 80%, 99%। लोड सक्सेसफुल। स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से फ्लैश हुए। डिंग। डेमोनिक पाथ सन सिस्टम में आपका स्वागत है, एक ठंडी आवाज गूंजी। लूजे की स्माइल चेहरे पर ही फ्रीज हो गई, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वेट, ये नाम कुछ ज्यादा ही विलेन टाइप नहीं लग रहा? उसने अपने कान खुजलाए। करेक्ट। नेगेटिव पॉइंट्स कमाने के लिए आपने जो नीचता दिखाई है, आप पैदाइशी डेमोनिक लीडर हैं। अबे ओए, नीच किसको बोला? मैं तो एकदम शरीफ सीधा साधा संस्कारी लड़का हूं। लूजे का पूरा स्वैग एक सेकंड में हवा हो गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दुनिया में राइटियस पाथ वाले इन डेमोनिक कल्टिवेटर्स को कीड़े मकोड़ों की तरह मक्के से उड़ाते थे। अगर सेट के बड़ों को पता चला तो वो उसे सीधा लॉ एनफोर्समेंट हॉल में ले जाकर कूट देंगे। चल ठीक है, ये बता कि तेरे पास कोई खतरनाक सुपर पावर है या नहीं? उसने डरते डरते पूछा। सिंपल है, आप जितने राइटियस कल्टिवेटर्स को मारेंगे, आपका कल्टिवेशन लेवल उतना ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। लूजे का सिर चकरा गया, क्योंकि वो खुद अभी सिर्फ की रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर था। वो चींटी नहीं मार पाता, राइटियस कल्टिवेटर्स को मारना तो दूर की बात थी। भाई भाई सुन, तू अनबाइंड हो जा, किसी और का पोपट बना जाके। उसने हाथ जोड़ लिए। एक बार बाइंड होने के बाद नो रिफंड नो अनबाइंड पॉलिसी लागू होती है, सिस्टम ने साफ मना कर दिया। लूजे ने मन ही मन सिस्टम के मेकर को ढेर सारी गालियां और बदुआएं दे डाली। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और सीनियर ब्रदर माँ एक टूटा हुआ कंपास लेकर अंदर आ गए। लुक जूनियर लू, मेरा डेमन सीकर कंपास खराब हो गया है, जरा इसे ठीक तो कर दे। अरे सीनियर माँ, आप फिर से किसी डेमन हंटिंग मिशन पे जा रहे हो क्या? लूजे ने पूछा। हाँ भाई, आजकल डेमन्स को मारने में जो मजा आ रहा है, सब कल्टिवेटर्स फुल जोश में हैं। कल तो ग्रीन माउंटेन सेक्ट वालों से लड़ाई हो गई कि डेमन को पहले कौन काटेगा। सीनियर माँ हंसे। सीनियर माँ जिस तरह डेमन्स की धुनाई के किस्से सुना रहे थे, लूजे की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। भाई डेमन्स की हालत तो सच में कुत्तों से भी बदतर है इस दुनिया में, लूजे ने सोचा। सीनियर माँ ने वो काला अजीब सा कंपास लूजे के हाथ में थमा दिया। कल्टिवेशन भले ही खराब हो, पर गेम डिजाइनर होने की वजह से लूजे गैजेट्स रिपेयर करने में उस्ताद था। जैसे ही लूजे ने अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी उस कंपास के अंदर भेजी, एक अजीब वाकया हुआ। कंपास की सुई पागलों की तरह घूमी और सीधे लूजे की छाती की तरफ आकर रुक गई।
कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। सीनियर माँ जोर से हंसे, देख रहे हो? ये साला सच में कबाड़ हो चुका है, तुझे ही डेमन बता रहा। हाँ हाँ सीनियर, कंपास में सच में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, मैं इसे एकदम परफेक्ट कर दूंगा, लूजे ने थूक निगला। सीनियर माँ के जाते ही लूजे के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे समझ आ गया कि गेम ओवर होने वाला है। सिस्टम ने उसे सच में अंदर से एक असली डार्क डेमोनिक कल्टिवेटर में बदल दिया था। तभी स्क्रीन पर एक नया मिशन फ्लैश हुआ, जिसने लूजे के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। मिशन: अगले 5 दिनों तक लिंगशियाओ सेक्ट के 30% कल्टिवेटर्स को चैन से कल्टिवेट मत करने दो। रिवॉर्ड: आपकी डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से छुप जाएगी, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। लूजे ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अब एक शातिर और मजेदार चमक आ चुकी थी। चलो भाई, अब इस पूरे सेट की शांति भंग करने का टाइम आ गया है। सिस्टम का नया रिवॉर्ड देखते ही लूजे की आंखों में एक गजब की चमक आ गई। भाई साहब, मतलब कोई भी मेरी डेमोनिक आइडेंटिटी पकड़ नहीं पाएगा, वो खुशी से उछल पड़ा। इस टाइम उसे सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत थी ताकि वो खुलकर खेल सके। वरना जैसे ही वो अपनी की एनर्जी यूज करता, उसका भंडाफोड़ होना एकदम पक्का था। और मिशन क्या था? किसी को मारना नहीं, बस कल्टिवेटर्स का चैन छीनना था। ये काम तो उसके बाएं हाथ का खेल था, एकदम सिंपल और मजेदार। एक एक्स गेम डिजाइनर होने के नाते उसके शातिर दिमाग में तुरंत एक सॉलिड आइडिया आया। चलो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में बैठकर गेम डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं। इस थियानशुआन कॉन्टिनेंट की मैजिकल आर्टिफैक्ट टेक्नोलॉजी एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पर डेवलप्ड थी। लिंगशियाओ सेक्ट तो इस कोडिंग और मैजिक के मामले में सबका बाप था यार। इनर डिस्कैपल्स अपनी सोल को एक खास गैजेट में डालकर टॉवर क्लाइंबिंग फाइट्स करते थे। हवा में तैरते बड़े बड़े स्क्रीन्स पर बाकी लोग इस लाइव फाइट के मजे लेते थे। लूजे ने ये पहले देखा था और उसे लगा कि ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है। ग्राफिक्स तो एकदम 4K और गॉड लेवल थे, पर गेम प्ले के नाम पर जीरो थे। सिर्फ बोरिंग तरीके से मॉन्स्टर्स को मारना, बिना किसी ट्विस्ट या फन एलिमेंट्स के। वो पिछले 3 सालों से इसी मैजिकल कोडिंग के सीक्रेट्स को चुपचाप डिकोड कर रहा था। अब सिस्टम का ये मिशन उसके लिए अपनी कोडिंग स्किल दिखाने का परफेक्ट मौका था। यहाँ के कल्टिवेटर्स भले ही लड़ाकू थे, पर एंटरटेनमेंट के नाम पर तरसते थे। जूनियर डिस्कैपल्स फुटबॉल जैसा कुछ खेलते थे और बुढ़े एल्डर्स ताशलुडो में बिजी रहते थे। इन बोरिंग गेम्स के सामने मॉडर्न वीडियो गेम्स तो सीधे एक डायमेंशन रिडक्शन स्ट्राइक होने वाले थे। एक बार इन्हें गेम की लत लग गई तो कल्टीवेशन तो भूल ही जाओ भाई। डन है। लूजे ने सोचा कि कौन सा गेम इन्हें सबसे पहले एडिक्ट बनाएगा। लुआंगजे 3 दिन बाद होने वाली आउटर डिस्कैपल्स की क्लास का सामान रेडी है। इस कड़क आवाज ने लूजे के ख्यालों के सुहाने बुलबुले को तुरंत फोड़ दिया। सामने रिफाइनिंग हॉल का सेकंड सीनियर ब्रदर वांग ताई हमेशा की तरह सड़ा मुंह बनाए खड़ा था। इल्यूजन टॉवर का सेटअप तो ओके है, लूजे ने बिना किसी टेंशन के जवाब दिया। बस वो मूवमेंट टेक्निक वाला इल्यूजन क्रिस्टल नहीं मिल रहा, वो कहाँ रखा है सीनियर? खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, वांग ताई ने अजीब सा मुंह बनाया। वो जलकुकड़ा बिना पीछे मुड़े चला गया, उसके जूतों की आवाज में साफ गुस्सा था। लूजे को एल्डर ने सीधे पर्सनल स्टूडेंट बनाया था, इसलिए ये वांग ताई जलता था। चलो ये तो और भी अच्छा हुआ। लूजे ने मन ही मन ताली बजाई। वो तो बस यही सोच रहा था कि उसका बनाया गेम सबसे पहले खेलेगा कौन। आजकल एल्डर बाहर गए हुए थे, तो वांग ताई खुद को यहाँ का डॉन समझ रहा था। क्रिस्टल तो पक्का वही था, पर वो लूजे की बेइज्जती करने के लिए उसे छुपाए बैठा था। क्रिस्टल नहीं है ना? कोई नहीं, मैं अपना खुद का गेमिंग वर्ल्ड खड़ा करूंगा। मूवमेंट की प्रैक्टिस है तो क्यों न एक तगड़ा रनिंग गेम बनाया जाए। लूजे मुस्कुराया। पिछली दुनिया के टेंपल रन और सबवे सर्फर्स जैसे कल्ट गेम्स उसके दिमाग में घूमने लगे। जब मोबाइल गेम्स का जमाना शुरू हुआ था, तब इन रनिंग गेम्स ने तबाही मचा दी थी। ये दुनिया भी अभी तक डिजिटल गेम्स के चस्के से बिल्कुल अनजान और मासूम थी। लूजे बिना टाइम वेस्ट किए अपने कमरे में कोडिंग और आर्टिफैक्ट कस्टमाइजेशन में जुट गया। इल्यूजन टॉवर का बेस का यूज करके गेम का मैप बनाना उसके लिए बहुत आसान था। उसका कल्टीवेशन लेवल अभी कम था, इसलिए वो बहुत बड़ा मैप नहीं बना सकता था। पर एक छोटे से रनिंग गेम का ट्रैक सेट करने के लिए उसकी पावर काफी थी। लेवल डिजाइनिंग तो उसकी रग-रग में थी, पुरानी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस काम आ रहा था। बस एक ही चीज खटक रही थी, गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक और वो हिट होने वाले साउंड इफेक्ट्स। पर यह मैजिकल वर्ल्ड था, यहाँ दिमाग के विचारों को साउंड में बदलने वाला गैजेट भी था। लूजे ने अपनी जेब ढीली की और सीधे वो कीमती साउंड एक्सट्रैक्टर मशीन ही खरीद ली।
पिछले 2 सालों में नॉवेल्स बेचकर उसने इतने स्पिरिट स्टोन्स कमाए थे कि वो फुल अमीर था। 3 दिन बाद रिफाइनिंग हॉल के बाहर बने बड़े कल्टीवेशन ग्राउंड में सुबह सुबह भीड़ जुटने लगी। आउटर डिस्कैपल्स झुंड बनाकर आ रहे थे। सबकी आंखों में इस नए टेस्ट को लेकर एक्साइटमेंट था। भाई, इल्यूजन कल्टीवेशन तो सिर्फ इनर वालों को मिलता है, हमारी तो लॉटरी लग गई। जैंग मिंग नाम का एक लड़का इस बड़े से ग्राउंड और अजीब मशीनों को देखकर हैरान था। उन्हें पता चला था कि आउटर सेक्ट के एल्डर ने उनके लिए स्पेशल परमिशन ली थी। पता नहीं अंदर कैसा डेंजरस चैलेंज होगा। जैंग मिंग ने अपने हाथ मले। अबे ओ देहाती, इल्यूजन का नाम सुनकर ही डर गया क्या? पीछे से एक रूड आवाज आई। वो वांग बा था, जिसका बड़ा भाई इनर सेक्ट में था, इसलिए उसका एटीट्यूड आसमान पर था। बस एक खाली रास्ता होगा, तुम्हें टाइम लिमिट के अंदर तेज दौड़ना होगा, और क्या। असली मजा तो मॉन्स्टर्स से लड़ने में है, तुम जैसे नूब्स के लिए ये सब वेस्ट है। वांग बा का घमंड देखकर बाकी डिस्कैपल्स ने अपना मुंह फेर लिया पर कुछ बोले नहीं। वो अमीर था और जल्द ही इनर सेक्ट में जाने वाला था, इसलिए उसका स्वैग अलग था। मैंने पहले ही इस रनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रखी है, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। इस टेस्ट में एक रैंकिंग सिस्टम था और फेल होने वाले को अगले साल दोबारा देना पड़ता। वांग बा का टारगेट सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि पूरे सेट में टॉप करके हीरो बनना था। तभी सामने के हाई प्लेटफॉर्म पर एक लड़का थकी हुई आंखों के साथ आकर खड़ा हुआ। लूजे ने अपनी डार्क सर्कल्स वाली आंखें मली, एक जम्हाई ली और क्रिस्टल मशीन में फिट किया। इल्यूजन वर्ल्ड रेडी है, टोकन लो और अंदर जाकर अपनी किस्मत आजमाओ, लूजे ने अनाउंस किया। नीचे खड़े डिस्कैपल्स आपस में खुसपुस करने लगे कि क्या ये वही 3 साल पुराना नूब है। कल्टीवेशन भले ही लो हो, पर बंदा गैजेट्स बनाने में काफी स्मार्ट है, एक ने कहा। वांग बा ने एक बार फिर ताना मारा, इनर सेक्ट के कपड़े पहनने से कोई लेजेंड नहीं बन जाता। जैंग मिंग को गुस्सा आया, सीनियर वांग, अगर इतनी ही जलन है तो खुद इनर सेक्ट जाकर दिखाओ ना। उसने अपना टोकन निकाला, अपनी सोल को एक्टिवेट किया और सीधे उस जादुई अंधेरे में कूद गया। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, सामने चमकते हुए बड़े अक्षरों को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। डेमन सेक्ट एस्केप। भाई साहब, ये किस टाइप की कल्टीवेशन ट्रेनिंग है? वो हैरान रह गया। जैंग मिंग के सामने अचानक एक काउंटरडाउन शुरू हो गया, जिसकी बीप सीधे उसके कानों में गूंजी। 3, 2, 1 और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, अपनी जान बचानी है तो भागना शुरू करो। तभी उसके पीछे से एक भयानक काले साये की दहाड़ गूंजी, जिसने पूरा माहौल ही डरावना बना दिया। वो साया कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक खूंखार राइटियस कल्टीवेटर का इल्यूजन था जो तलवार लिए था। अरे बाप रे, ये तो सच में पीछे ही पड़ गया। जैंग मिंग पागलों की तरह ट्रैक पर भागा। रास्ते में अचानक अजीबोगरीब कांटेदार पेड़ और खाइयां सामने आने लगीं, जिन्हें कूदकर पार करना था। ये कल्टीवेशन कम और एक हाई स्पीड एंडलेस रनर वीडियो गेम ज्यादा लग रहा था। भाई, दूर खड़े लूजे ने एक शातिर मुस्कान के साथ चाय की चुस्की ली। लो बेटा, गेम शुरू। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, तुम एक नूब कल्टीवेटर हो और डेमन मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ा है। बैड न्यूज, अगर उस मॉन्स्टर ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा गेम ओवर, यानी तुम सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। गुड न्यूज, तुम्हारी भागने की स्पीड उस खूंखार मॉन्स्टर से थोड़ी सी ज्यादा है, सो लकी यू। जैंग मिंग ने अपनी आंखें मली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस टाइप का कल्टीवेशन टेस्ट है। व्हाट द है? सुयुन मूवमेंट टेक्निक के अलावा बाकी सारी पावर्स ब्लॉक हैं, वो हैरान होकर बड़बड़ाया। रास्ते के दोनों तरफ खतरनाक डेमोनिक बैरियर्स चमक रहे थे, जिन्हें छूते ही मौत पक्की थी। तभी पीछे से एक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी कि पूरा इल्यूजन का जंगल थरथरा उठा। भाई, जैंग मिंग ने मुड़कर देखा तो एक खूंखार, खून से लथपथ काला मॉन्स्टर उसकी तरफ लपक रहा था। लूजे ने इस मॉन्स्टर को डिजाइन करते वक्त सच में सारे डरावने स्पेशल इफेक्ट्स मैक्स आउट कर दिए थे। खौफ के मारे जैंग मिंग के पैर बिल्कुल जाम हो गए, जैसे किसी ने फेविक्विक से चिपका दिया हो। अरे भाई, पैर हिल क्यों नहीं रहे? वो पागलों की तरह अपनी टांगें खींचने की कोशिश करने लगा। तभी उसे याद आया कि स्क्रीन पर लिखा था, सिर्फ सुयुन टेक्निक यूज करने पर ही कदम आगे बढ़ेंगे। उसने तुरंत अपनी बॉडी की एनर्जी को सुयुन टेक्निक में डाला और उसके पैर हवा से बातें करने लगे। पीछे वो मॉन्स्टर भारी भारी कदम रखता हुआ आ रहा था, जिससे जमीन पर गहरे गड्ढे बन रहे थे। तभी अचानक आगे एक शार्प टर्न आया और जैंग मिंग कड़ाके से फिसलते फिसलते बाल बाल बचा। ओह माय गॉड! डरावना है, पर सच कहूं तो इस गेम जैसी वाइब में मजा बहुत आ रहा है। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच तैरते हुए कुछ चमकीले स्पिरिट स्टोन्स दिखाई दिए, जो गोल गोल घूम रहे थे। जैसे ही वो एक स्टोन से टकराया, दिमाग में एक क्रिस्प डिंगडों का साउंड गूंजा जो बड़ा सेटिस्फाइंग था।
उसकी आंखों के ऊपर राइट कॉर्नर में अचानक स्कोर और डिस्टेंस का मीटर तेजी से भागने लगा। अच्छा, तो कॉइन्स कलेक्ट करने से स्कोर बढ़ेगा और जितना दूर भागूंगा उतना ही डिस्टेंस, वो समझ गया। तभी टर्न लेते वक्त उसकी सुयून टेक्निक थोड़ी सी मिस हो गई और वो आधा सेकंड स्लो हो गया। मॉन्स्टर का बड़ा सा पंजा उसकी पीठ को छूते छूते बचा, जिससे उसकी टी शर्ट का पिछला हिस्सा फट गया। सीरियसली? ये रास्ते के बीच में अचानक दो फायर ट्रैक्टिंग टैलिस्मैन कहां से आ गए भाई? झैंग मिंग चिल्लाया। सामने आग की एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो गई जो किसी तंदूर की तरह धधक रही थी। उसने रियल लाइफ की तरह ऊपर से कूदने की कोशिश की, पर टाइमिंग पूरी तरह से गलत हो गई। अगले ही पल वो आग की लपटों में झुलसकर बिल्कुल काला कोयला बन गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। ट्रायल ओवर। स्कोर 68, डिस्टेंस 21 स्टेप्स, करंट रैंकिंग 18th। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखकर आया। झैंग मिंग ने गुस्से में अपने दांत भींचे। धत तेरे की, मैं सिर्फ 18th नंबर पे हूं। उसका ईगो हर्ट हो गया था। उसने बिना सोचे तुरंत रिस्टार्ट का बटन दबा दिया। इस बार तो फोड़ दूंगा। उधर सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे लूजे के चेहरे पर एक शातिर और मजेदार स्माइल खेल रही थी। वो आराम से चेयर पर पैर फैलाए बैठा था और सारे आउटर डिस्केपल्स की लाइव स्क्रीन्स देख रहा था। गेम बनाते वक्त उसने बहुत सोचा था और फिर टेम्पल रन वाले फर्स्ट पर्सन व्यू को फाइनल किया था, क्योंकि फर्स्ट पर्सन व्यू में जो डर और एड्रेनालिन रश मिलता है वो साइड स्क्रोलर गेम में कहाँ बॉस। उसने पिछली लाइफ के सबवे सर्फर्स से कॉइन कलेक्ट करने का वो एडिक्टिव साउंड इफेक्ट भी चुराया था। लुक एट दैट, सारे डिस्केपल्स पागलों की तरह बार बार मर रहे थे और फिर से गेम स्टार्ट कर रहे थे। चलो, अपना पहला गेम तो सुपर डुपर हिट हो गया, लूजे ने खुद से कहा और चाय की चुस्की ली। अगर आउटर डिस्केपल्स को इसकी लत लग गई तो सिस्टम का मिशन तो चुटकियों में पूरा हो जाएगा। तभी अचानक उसके कानों में सिस्टम की एक अजीब सी रोबोटिक नोटिफिकेशन गूंजी, जिसने उसे चौंका दिया। डिंग, डेमोनिक पाथ वैल्यू प्लस 0.01 पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। लूजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत उठकर अपना सिस्टम पैनल चेक किया। वेट, ये डेमोनिक वैल्यू तो सिर्फ राइटियस कल्टिवेटर्स को जान से मारने पर मिलती थी ना, उसने सोचा। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट उसके सामने आ गया। नो वे! इसका मतलब अगर कोई कल्टिवेटर मेरे गेम में मरता है तो सिस्टम उसे मेरी किल मानता है। ये सोचते ही लूजे का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो सच में एक गॉड लेवल का लूपहोल था। भाई साहब, अगर ऐसा है तो मैं इन लोगों के लिए फ्लैपी बर्ड या डार्क सोल्स जैसा गेम बना दूंगा। उसे खुद पर थोड़ा सा डर लगने लगा। कहीं मैं सच में एक क्रूर डेमोनिक विलेन तो नहीं बनता जा रहा। उसने गहरी सांस ली और अपने कांपते हाथों को शांत करने के लिए थोड़ा सा पानी पिया। उसने ध्यान से देखा कि हर बार प्लेयर के मरने पर डेमोनिक वैल्यू नहीं मिल रही थी। शायद आउटर डिस्केपल्स का कल्टीवेशन लेवल बहुत लो है, इसलिए सिर्फ 0.01 पॉइंट ही मिल रहा है। या फिर गेम के अंदर मरने की वजह से सिस्टम पॉइंट्स को बहुत ज्यादा डिस्काउंट करके दे रहा है। लूजे ने ठंडे दिमाग से पूरा डेटा एनालाइज किया कि असली माजरा क्या हो सकता है। अपने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उसे अब कुछ हाई लेवल इनर डिस्केपल्स को गेम में फंसाना था। पर जो भी हो, गेम से मिलने वाली ये पैसिव इनकम सच में किसी खजाने से कम नहीं थी। भले ही एक मौत पर बहुत कम पॉइंट मिले, पर गेम में तो बंदा 100-200 बार आराम से मरेगा। और वीडियो गेम्स की दुनिया में तो लोग 1000 बार मरने के बाद भी रिपेयर होकर वापस आते हैं। ये तो असली कल्टिवेटर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने से करोड़ों गुना ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल बिजनेस था बॉस। कल्टिवेशन वर्ल्ड में कल्टिवेटर्स लिमिटेड थे, पर गेम के अंदर की मौतें तो अनलिमिटेड और रिसाइक्लेबल थीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं भाई। लूजे अपनी ही इस कमाल की खोज पर फिदा हो गया। तभी स्क्रीन पर एक और नया पॉपअप आया, जिसने रूम की लाइटिंग को थोड़ा और ब्राइट कर दिया। आपने राइटियस कल्टिवेटर झैंग मिंग को अपने गेमिंग टैलेंट से पूरी तरह इंप्रेस कर दिया है। रैंडम रिवॉर्ड के तौर पर आपको झैंग मिंग की एक स्पेशल एबिलिटी दी जा रही है। बधाई हो, आपको सुयुन मूवमेंट टेक्निक ग्रैंडमास्टर लेवल हासिल हो चुकी है। लूजे के शरीर में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ और उसकी टांगें हल्की हो गईं। 3 साल की मेहनत एक तरफ और गेम खेलकर सीधा ग्रैंडमास्टर लेवल की स्किल मिलना एक तरफ भाई। उधर गेम के अंदर झैंग मिंग अब 5वीं बार रिस्टार्ट करके पागलों की तरह स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था, पर उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंकिंग पर आने का पागलपन था। इस बार तो मैं 100 स्टेप्स पार करके ही दम लूंगा, चाहे जो हो जाए, वो चिल्लाया। आसपास के बाकी डिस्केपल्स भी अपने अपने टोकन पकड़कर अजीब अजीब चेहरे बना रहे थे और बड़बड़ा रहे थे।
कोई हवा में लात मार रहा था तो कोई अचानक डरकर पीछे की तरफ कूद रहा था। रिफाइनिंग हॉल का ये कल्टीवेशन ग्राउंड अब एक हाईटेक साइबर कैफे जैसा लग रहा था। टोटल क्रेजी वाई। तभी जल कुकड़ा वांग ताई खिड़की से ये सब देख रहा था। उसका सड़ा हुआ मुंह गुस्से से और लाल हो गया। ये आउटर वाले कल्टीवेशन करने आए हैं या कोई जादू टोना सीख रहे हैं? उसने दीवार पर मुक्का मारा। उसे क्या पता था कि लूजे ने पूरे सेट की कल्टीवेशन लाइफलाइन को ही हैक करने का प्लान बना लिया है। लूजे ने कंट्रोल पैनल पर कुछ नए और मुश्किल ट्रैप्स वाले कोड्स टाइप करना शुरू कर दिए। जब तक तुम लोग गेम में मरते रहोगे, मेरा कल्टीवेशन बिना मेहनत के रॉकेट की तरह ऊपर जाता रहेगा। उसके दिमाग में अब कैंडी क्रश और पबजी जैसे गेम्स के कल्टीवेशन वर्जन के आइडियाज आ रहे थे। वो धीरे से हंसा। उसकी परछाई रूम की दीवारों पर किसी शातिर मास्टरमाइंड की तरह बड़ी दिख रही थी। इधर ग्राउंड में झैंग मिंग का कैरेक्टर एक बार फिर एक नए जाल में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो गया। शिट यार, बस 2 कदम और बचा था। उसने गुस्से में अपना टोकन टेबल पर पटका। पर 2 सेकंड के अंदर ही उसने फिर से टोकन उठाया और गेम में वापस लॉगिन कर लिया। लूजे ने ये देखकर अपनी चेयर पीछे की और आंखें बंद कर ली। मिशन तो बस समझो पूरा ही हो गया। सिस्टम का नया नोटिफिकेशन देखकर लूजे ने अपना सिर पकड़ लिया। ओ भाई साहब, यह तो एकदम बवाल चीज है। शर्त सिंपल थी, जो कोई भी उसके गेम का दीवाना होगा, उसकी कोई एक एबिलिटी सीधे लूजे को मिल जाएगी। तो झैंग मिंग ने सच में गेम खेलते खेलते अपनी रनिंग स्किल को अपग्रेड कर लिया, उसने सोचा। लूजे को झैंग मिंग अच्छी तरह याद था। वो लड़का गेम प्ले को बहुत जल्दी समझ गया था। गेम का क्रिएटर होने के नाते लूजे हर प्लेयर के कल्टीवेशन लेवल को लाइव ट्रैक कर सकता था। अगर किसी की सुयून टेक्निक बिल्कुल बेसिक लेवल की होती तो उसका कैरेक्टर ट्रैक पर बार बार लड़खड़ाता। थोड़े अच्छे प्लेयर्स आराम से भाग लेते, पर प्रो प्लेयर्स की स्पीड गेम में नेक्स्ट लेवल दिखती थी। वैसे स्पीड बढ़ने पर पीछे वाले डेमन मॉन्स्टर की रफ्तार भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती ताकि डर बना रहे। पर फायदा यह था कि जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही लंबा डिस्टेंस और गॉड लेवल हाई स्कोर। ये गेम एक ऑफिशियल कोर्स के नाम पर चल रहा था, इसलिए इसे सीरियस दिखाना बहुत जरूरी था। झैंग मिंग पहले एक एवरेज प्लेयर था, पर अब वो गेम में सच में प्रो कल्टिवेटर बन चुका था। मतलब मेरा गेमिंग का जुगाड़ इन कल्टिवेटर्स के लिए एक्चुअली काम कर रहा है। लूजे मुस्कुराया। उसकी फ्यूचर गेमिंग कंपनी के लिए यह एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव शुरुआत थी, बॉस। पुरानी दुनिया में भी तो शुरू में वीडियो गेम्स को लर्निंग कंप्यूटर कहकर ही बेचा जाता था ना। अगर शुरू में ही बदनामी हो जाती तो उसका यह गेमिंग बिजनेस पहली ही स्टेज पर फ्लॉप हो जाता। सोचो, अगर मैंने सेट के बड़े बड़े बुढ़े एल्डर्स को इस गेम का एडिक्ट बना दिया तो। ये सोचते ही लूजे की रीढ़ में एक ठंडी और डरावनी सनसनी दौड़ गई। भाई, शायद वो कल्टीवेशन किए बिना सिर्फ गेम बनाकर इस पूरी दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर बन जाए। पर वो फिर भूल गया कि सिस्टम ने उसे पहले ही एक डार्क डेमोनिक विलेन बना दिया है। उधर डेमन सेक्ट एस्केप की मैजिकल स्क्रीन के अंदर झैंग मिंग बिना रुके पागलों की तरह भागा जा रहा था। पीछे वो खूंखार काला मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े जबड़े खोले उसे दबोचने के लिए लगातार पीछा कर रहा था। इस टेस्ट को बनाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, पक्का यह कोई प्राचीन सीक्रेट रीम है। भागते भागते भी झैंग मिंग इस कमाल के गेमिंग सेटअप की तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूल रहा था। उसे साफ फील हो रहा था कि उसकी अपनी रियल रनिंग टेक्निक अब बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। उसके मास्टर ने कहा था कि इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 2 महीने की घिसाई लगेगी। पर यहाँ इस जादुई दुनिया में सिर्फ 1.5 घंटे दौड़कर उसने सीधा एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस गेम के क्रिएटर ने इसमें कोई छुपा हुआ दिव्य आशीर्वाद डाला है। झैंग मिंग ने ऊपर देखा। उसका स्कोर और डिस्टेंस अब 2000 स्टेप्स के पार जा चुका था। यह उसके पूरे कल्टीवेशन करियर का अब तक का सबसे बड़ा और अनबीटेबल पर्सनल रिकॉर्ड था। भाई, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी, गेम का माहौल और ज्यादा डरावना और मुश्किल होता जा रहा था। 2000 स्टेप्स के बाद अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया, जिससे रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी आसमान से तीरों की बारिश होने लगी और उसे जिगजैग कट्स मारकर अपनी जान बचानी पड़ी। अगर पैर जरा भी ट्रैक से बाहर जाता तो साइड में लगे बैरियर्स उसे तुरंत भस्म कर देते। तभी उसका पैर एक अर्थ टैलिस्मैन पर पड़ा और पूरा ट्रैक किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। पर गेम में सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि कुछ कमाल के सरप्राइजेस भी छिपे हुए थे। ट्रैक पर कुछ ऐसी जगहें थीं जहां पैर रखते ही बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी फुल हो जाती थी। जैसे ही वो एनर्जी बार फुल होता, झैंग मिंग का कैरेक्टर सुपर सोनिक स्पीड से आगे भागता। 1000 कदम पार करने के बाद उसे स्पिरिट स्टोन्स के साथ जादुई आइटम्स भी मिलने लगे। एक ऐसा मैजिकल वेपन मिला जो रास्ते के सारे जाल और कांटेदार पेड़ों को तुरंत गायब कर देता।
तभी उसे एक ऐसा टैलिस्मैन मिला जो आसपास के सारे कॉइन्स को चुंबक की तरह खींच रहा था। और एक चमकीली गोली खाते ही वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल अमर और अजय बन गया। सच कहें तो इस गेम को खेलने में जो मजा था वो कल्टीवेशन में कभी नहीं मिला। तभी अचानक एक के बाद एक कई सारे जाल सामने आए और झैंग मिंग का बैलेंस बिगड़ गया। पीछे वाले मॉन्स्टर ने तुरंत मौका ताड़ा और उसे अपने बड़े पंजों में जकड़कर गेम ओवर कर दिया। ट्रायल एंड स्कोर 5336, डिस्टेंस 2407, करंट रैंकिंग 1। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा फ्लैश हुआ। अपनी पहली रैंक देखकर झैंग मिंग खुशी के मारे कल्टीवेशन ग्राउंड में ही झूम उठा। या हालांकि आधे घंटे पहले भी नंबर 1 वही था, पर यह नया स्कोर तो बिल्कुल अनब्रेकेबल था। बाकी आउटर डिस्कैपल्स के लिए इस स्कोर के आसपास पहुंचना भी अब बिल्कुल इम्पॉसिबल मिशन था। अरे वाह, यहां तो एक प्रॉपर लीडर बोर्ड भी बना हुआ है। उसने स्क्रीन को टच किया। लीडर बोर्ड पर उसका स्कोर सेकंड नंबर वाले से सीधे दोगुना था, जिसने उसका ईगो फुल सेटिस्फाई कर दिया। और जब उसने देखा कि वो घमंडी वांगबा नीचे से चौथे नंबर पर है तो उसे परम सुख मिला। होम पेज पर वापस जाएं। देखते हैं इसमें क्या नया ट्विस्ट छुपा है। उसने बटन दबाया। सामने एक छोटा, क्यूट और एनिमेटेड कल्टीवेटर कैरेक्टर आ गया जो बिल्कुल झैंग मिंग जैसा दिखता था। मैजिकल वेपन्स, राइडिंग मॉन्स्टर्स, कल्टीवेशन बुक्स। भाई साहब ये सब क्या बकवास है, वो हैरान हुआ। इस सीधे साधे प्राचीन कल्टीवेटर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा इंटरफेस नहीं देखा था यार। कैरेक्टर के नीचे 2 खाली ग्रे बॉक्सेस थे जिन पर वेपन और माउंट लिखा हुआ था। तीसरे बॉक्स पर कल्टीवेशन बुक छपी थी जिसका नाम रॉकेट कल्टीवेशन टेक्निक लिखा हुआ था। रॉकेट टेक्निक? सीरियसली ये कैसा अजीब और फनी नाम है भाई। झैंग मिंग हंस पड़ा। पर जैसे ही उसने उसे ओपन किया उसे समझ आया कि ये वही सुपर स्पीड वाली पावर थी। ओह, तो क्या मैं गेम के पैसों से नए नए जानवर और जादुई वेपन्स भी खरीद सकता हूँ? ये नए फीचर्स देखकर गेम में उसका इंटरेस्ट अब 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। बॉस, ये सारे चोचले लूजे की पुरानी दुनिया के पे टू विन मोबाइल गेम्स में बहुत कॉमन थे। लूजे का मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि इन कल्टिवेटर्स को गेम का पक्का गुलाम बनाना था। अगर गेम में कोई बड़ा गोल नहीं होगा तो ये डिस्कैपल्स 2 राउंड खेलकर बोर हो जाएंगे। अगर वो बोर हो गए तो इस डेमोनिक विलेन लूजे की इज्जत का तो कचरा हो जाएगा ना। प्लेयर्स के सामने हमेशा एक नया लालच होना चाहिए ताकि वो गेम कभी छोड़ न सकें। कम दौड़ पा रहे हो? चलो भाई, दुकान से एक उड़ने वाला जादुई शेर खरीद लो। आगे के लेवल्स बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा लाइफ वाली शील्ड ले लो। शुरुआती स्पीड बहुत स्लो लग रही है। टेंशन मत लो, नई बूस्टर बुक खरीदो और सीधे उड़ो। इस इन गेम शॉप को बनाने का लूजे का इकलौता प्लान प्लेयर्स का स्क्रीन टाइम बढ़ाना था। दुकान की सारी करेंसी गेम के अंदर मिलने वाले कॉइन्स थे, यानी सब कुछ बिल्कुल फ्री था। पर प्राइसेज इतनी ज्यादा थीं कि प्लेयर्स को दिन रात पागलों की तरह गेम घिसना पड़ता। पूरी शॉप घूमने के बाद झैंग मिंग ने अपने स्पिरिट स्टोन्स देखे और उदास हो गया। अजीब बात है, गेम में इतने सारे स्टोन्स कलेक्ट किए पर यहाँ सिर्फ 1000 ही क्यों हैं? मासूम लड़के को क्या पता कि उसने रास्ते में जो उठाया था वो स्पिरिट स्टोन्स का चूरा था। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सीधे साधे लोग मॉडर्न गेम डिजाइनर्स की इस शातिर चाल से बिल्कुल अनजान थे। चलो छोड़ो, वो गोल्डन हॉर्न वाला जादुई जानवर सिर्फ 1000 स्टोन्स का है, जल्दी ही ले लूंगा। उस पर्पल ग्रेड के जानवर को खरीदने से उसकी स्पीड 10% और कॉइन कलेक्शन 20% बढ़ने वाला था। उसने सोचा कि वो जानवर मिलते ही वो अमीर हो जाएगा और बाकी सारी चीजें भी खरीद लेगा। पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पास जो 1000 स्टोन्स थे वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। और उस उड़ने वाले जानवर को खरीदने के लिए चमकीले, हाई ग्रेड वाले असली पर्पल स्टोन्स चाहिए थे। भाई, 3 घंटे बीत गए और पहली बैच के आउटर डिस्कैपल्स के टोकन का टाइम लिमिट खत्म हो गया। कल्टीवेशन हॉल से बाहर निकलते हुए हर एक लड़के का चेहरा टमाटर की तरह लाल और चमक रहा था। भाई साहब, यह इल्यूजन कल्टीवेशन सच में एकदम बवाल चीज है, पूरी पैसा वसूल वाइब है। कल्टीवेशन तो नेक्स्ट लेवल हुआ ही, पर गेम खेलने में जो मजा आया वो तो अनबीटेबल था। सच में इनर डिस्कैपल्स की किस्मत कितनी सही है, वो रोज ऐसे गॉड लेवल मजे लेते हैं। शिट यार, हमें यहाँ सिर्फ 5 दिन कल्टीवेट करने का चांस मिला है, यह तो सरासर नाइंसाफी है। वही तो, और ऊपर से डेली टोकन की लिमिट भी सिर्फ 3 घंटे की है, टाइम का पता ही नहीं चला। मैं तो बस थोड़ा सा दूर था, वरना गेम में वो गोल्डन कोर वाला उड़ने वाला जानवर खरीद लेता। काश हमारे पास भी घर ले जाने के लिए एक छोटा इल्यूजन टॉवर होता तो दिन रात गेम खेलता।
अबे छोड़, एक छोटा इल्यूजन टॉवर पूरे 100 स्पिरिट स्टोन्स का आता है, हमारी औकात से बाहर है। सारे आउटर डिस्केपल्स कल्टीवेशन हॉल के बीचों बीच खड़े उस बड़े से मैजिकल टॉवर को ललचाई नजरों से देख रहे थे। उस बड़े टॉवर में एक साथ 10,000 लोग गेमिंग इल्यूजन के मजे ले सकते थे, जो सच में एक क्रेजी टेक्नोलॉजी थी। पर 100 स्पिरिट स्टोन्स का छोटा पर्सनल टॉवर खरीदना इन गरीब आउटर डिस्केपल्स के लिए एक दूर का सपना था। तभी हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े लूजे ने यह सब सुना और धीरे से खांसते हुए अपना गला साफ किया। प्यारे भाइयों, मेरे पास कुछ स्पेशल वीआईपी टोकन्स हैं जो पूरे 5 दिन बिना किसी टाइम लिमिट के चलेंगे। शर्त बस एक है, इनसे सिर्फ डेमन सेक्ट एस्केप खुलेगा और कीमत सिर्फ एक मामूली स्पिरिट स्टोन। लूजे ने हवा में स्टाइल से अपनी एक उंगली उठाई, जैसे कोई बड़ा बिजनेस डील क्रैक कर रहा हो। नीचे खड़े सारे कल्टिवेटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। भाई, अगर जेब में पैसे होते तो वो तुरंत 100 स्टोन्स वाला टॉवर भी लूजे के हाथ से छीन लेते। अब जब सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन में 5 दिन का अनलिमिटेड गेमिंग चस्का मिल रहा था, तो सोचना क्या था। भाई, पहला टोकन मेरा है, ये लो स्टोन और मुझे तुरंत गेम में वापस भेजो, एक चिल्लाया। मैं भी खरीदूंगा। कोई मुझे एक स्टोन उधार दे दो, रूम पे जाते ही वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। सीनियर लू, मैं भागकर अपने कमरे से पैसे लेकर आता हूँ, प्लीज मेरे लिए एक टोकन बचा के रखना। इस वक्त सबकी आंखों में ऐसी दीवानगी थी कि लूजे उन्हें किसी भगवान या सेंट जैसा लग रहा था। चिल करो दोस्तों, टेंशन मत लो, टोकन्स का पूरा स्टॉक है, आराम से जाओ और पैसे लेकर आओ। लूजे ने हवा में हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर एक शातिर और बेहद सुकून भरी स्माइल थी। उसने यह पूरा मास्टर प्लान पहले ही सेट कर रखा था ताकि उसका डेमोनिक मिशन फेल न हो। सिस्टम का मिशन था कि कल्टिवेटर्स को 5 दिन तक पूरी तरह नल्ला और बेकार बनाकर रखना है। भाई, अगर ये लोग सिर्फ 3 घंटे गेम खेलकर चले जाते तो भला मिशन का कोटा कैसे पूरा होता। इसीलिए लूजे पिछले 3 दिनों से रात रात भर जाकर ये अनलिमिटेड वाले सस्ते टोकन्स बना रहा था। अगले 5 दिन तक तुम में से एक भी कल्टिवेटर यहाँ से हिल नहीं पाएगा, सब यहीं घिसेंगे। सबके चेहरों पर अपने लिए अंधा प्यार देखकर लूजे को समझ आ गया कि उसका तीर निशाने पर लगा है। थू है ऐसे बकवास टेस्ट पर। यह इनर डिस्कैपल्स वाले कल्टीवेशन जैसा बिल्कुल नहीं है, धोखा है ये। तभी भीड़ के पीछे से वांग बा का सड़ा हुआ मुंह चमका और उसने चिल्लाकर पूरा मूड खराब कर दिया। जहां बाकी सब फुल एक्साइटेड थे, वहीं इस जलकुकड़े का चेहरा गुस्से के मारे बिल्कुल काला पड़ चुका था। रीजन एकदम सिंपल था, लीडर बोर्ड पर वांग बा का नाम नीचे से सेकंड नंबर पर फ्लैश हो रहा था। गेम में नूब होना एक बात है, पर पूरे सेट के सामने सरेआम बेइज्जती होना अलग ही लेवल का टॉर्चर था। उसने अपने भाई की पैरवी से इनर सेट का जो असली टेस्ट देखा था, वो इस गेम से बिल्कुल अलग था। उसे लगा कि अगर असली कल्टीवेशन वाला टेस्ट होता तो वो पक्का पूरी दुनिया में टॉप कर जाता। वांग बा की यह बकवास सुनते ही आसपास के बाकी कल्टीवेटर्स का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अबे ओए, डेमन सेक्ट एस्केप को बेकार कैसे बोला, गेम के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। मेरा कल्टीवेशन भले ही थोड़ा कमजोर हो, पर आज गेम खेलकर जो मूवमेंट समझ आया वो नेक्स्ट लेवल था। मैंने इनर सेक्ट के सीनियर से सुना था, उनका टेस्ट तो आज के गेम के सामने बिल्कुल बोरिंग है। वांग बा भाई, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि लीडर बोर्ड पे तुम्हारा पोपट हो गया है क्या। चारों तरफ से तानों की बौछार होते ही वांग बा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। तुम सब कुएं के मेंढक हो, कीचड़ में ही मरो। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगता, उसने दांत भींचे। लूजे ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और चिल्लाते हुए वांग बा को ऊपर से नीचे तक देखा। वीडियो गेम्स में हर किसी का हाथ साफ नहीं होता, पर वांग बा का मामला कुछ ज्यादा ही खराब था। वो गेम में इसलिए नहीं हार रहा था क्योंकि उसका लक खराब था, बल्कि उसकी रियल फाउंडेशन ही हिली हुई थी। बाकी जो डिस्कैपल्स नीचे की रैंक पर थे, वो भी खुश होकर आपस में गेम की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। पर वांग बा की चाल ढाल और हांफने का तरीका देखकर लग रहा था कि उसने कल्टीवेशन में चीटिंग की है। उसका कल्टीवेशन लेवल सिर्फ महंगी दवाइयां और जड़ी बूटियां खाकर जबरदस्ती बढ़ाया गया था, जो बिल्कुल खोखला था। गेम को ब्लेम करने से अच्छा है कि अपनी सुयून रनिंग टेक्निक की थोड़ी और प्रैक्टिस करो, समझे। लूजे ने एक शातिर और मजेदार स्माइल के साथ वांग बा की दुखती रग पर पैर रख दिया। वांग बा के माथे की नसें गुस्से से फट पड़ी। तेरी कल्टीवेशन सिर्फ 3rd लेवल की है, औकात में रह। किस्मत से एल्डर का चेला क्या बन गया, खुद को डॉन समझने लगा। इनर सेक्ट आते ही तुझे देखूंगा। लूजे का चेहरा एकदम शांत था, उसकी आंखों में जरा सा भी डर या घबराहट नहीं दिखी। जब इनर सेक्ट में एंट्री मिल जाए तब आकर मुझसे ये बकवास करना, लूजे ने कड़क आवाज में कहा। तू
तेरी ये हिम्मत! वांग बा गुस्से के मारे कांपने लगा। उसका हाथ तलवार की तरफ गया। अगर कोई असली इनर डिस्कैपल होता तो वो मुंह बंद रखता, पर लू जे तो सिर्फ एक नाम का चेला था। ऊपर से कल्टीवेशन के मामले में वो बिल्कुल नूब था, फिर भी उसका एटीट्यूड आसमान छू रहा था। उसने सीधे लूजे की नाक के सामने उंगली उठाई। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी रनिंग टेक्निक को खराब बोले। अगले ही पल लूजे ने अपनी सुयून टेक्निक एक्टिवेट की और हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। पलक झपकते ही वो वांग बा के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई वांग बा पर पड़ी। क्योंकि तुम सच में नूब हो, इसलिए ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप प्रैक्टिस करो, लूजे ने कान में कहा। ये स्पीड इतनी फास्ट थी कि कल्टीवेशन ग्राउंड में खड़ा कोई भी लड़का अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। ओह माय गॉड! क्या यह सच में सुयून टेक्निक का ग्रैंड मास्टर लेवल वाला परफॉर्मेंस था भाई? भाई साहब, एल्डर ऐसे ही किसी एरेगेरे को अपना पर्सनल स्टूडेंट नहीं बनाते। बंदा छुपा रुस्तम निकला। अजीब बात है, मैं तो इसे पहले से जानता हूं, पर इसकी रनिंग स्पीड इतनी खतरनाक कब से हो गई? दोनों का कल्टीवेशन लेवल सेम है, पर भाई स्पीड का डिफरेंस तो सीधे जमीन आसमान का था। सारे डिस्कैपल्स के सामने सरेआम ऐसी बेइज्जती झेलकर वांग बा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। यार, तुम सब देख लूंगा मैं। याद रखना यह दिन। वो पैर पटकता हुआ वहां से दुम दबाकर भागा। जाते हुए वांग बा की पीठ देखकर लूजे को सच में हंसी आ गई। कितना बड़ा कार्टून था वो। ऐसे घटिया एटीट्यूड और कमजोर दिल के साथ वो जिंदगी में कभी इनर सेक्ट का मुंह नहीं देख पाता। लूजे ने मन ही मन एक खतरनाक और मजेदार गेमिंग प्लान सेट कर लिया कि अब क्या करना है। बेटा, अगर तू अगली बार गेम खेलने आया तो तेरे लिए ऐसा कस्टमाइज्ड नर्क बनाऊंगा कि हमेशा लास्ट आएगा। उधर लिंशियाओ सेट के मेन प्लाजा में दोपहर की धूप में कल्टिवेटर्स की भारी भीड़ जमा थी। रिफाइनिंग हॉल से बाहर निकले आउटर डिस्कैपल्स पागलों की तरह अपने कमरों की तरफ दौड़े जा रहे थे। इनर डिस्कैपल्स की तरह उनके पास कोई मैजिकल स्टोरेज रिंग नहीं थी जिसमें वो पैसे कैरी कर सकें। इसलिए वो फटाफट अपने कमरों से स्पिरिट स्टोन्स उठाने भागे थे ताकि लूजे का वीआईपी टोकन खरीद सकें। रास्ते में भी वो हांफते हुए सिर्फ गेम की बातें कर रहे थे। भाई, वो 2000 कदम वाला जाल सच में खतरनाक है। सिस्टम का नया नोटिफिकेशन देखकर लूजे ने अपना सिर पकड़ लिया। ओ भाई साहब, यह तो एकदम बवाल चीज है। शर्त सिंपल थी, जो कोई भी उसके गेम का दीवाना होगा उसकी कोई एक एबिलिटी सीधे लूजे को मिल जाएगी। तो झैंग मिन ने सच में गेम खेलते खेलते अपनी रनिंग स्किल को अपग्रेड कर लिया, उसने सोचा। लूजे को झैंग मिन अच्छी तरह याद था। वो लड़का गेम प्ले को बहुत जल्दी समझ गया था। गेम का क्रिएटर होने के नाते लूजे हर प्लेयर के कल्टीवेशन लेवल को लाइव ट्रैक कर सकता था। अगर किसी की सुयून टेक्निक बिल्कुल बेसिक लेवल की होती तो उसका कैरेक्टर ट्रैक पर बार बार लड़खड़ाता। थोड़े अच्छे प्लेयर्स आराम से भाग लेते, पर प्रो प्लेयर्स की स्पीड गेम में नेक्स्ट लेवल दिखती थी। वैसे स्पीड बढ़ने पर पीछे वाले डेमन मॉन्स्टर की रफ्तार भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती ताकि डर बना रहे। पर फायदा यह था कि जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही लंबा डिस्टेंस और गॉड लेवल हाई स्कोर। ये गेम एक ऑफिशियल कोर्स के नाम पर चल रहा था, इसलिए इसे सीरियस दिखाना बहुत जरूरी था। झैंग मिन पहले एक एवरेज प्लेयर था, पर अब वो गेम में सच में प्रो कल्टिवेटर बन चुका था। मतलब मेरा गेमिंग का जुगाड़ इन कल्टिवेटर्स के लिए एक्चुअली काम कर रहा है। लूजे मुस्कुराया। उसकी फ्यूचर गेमिंग कंपनी के लिए यह एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव शुरुआत थी, बॉस। पुरानी दुनिया में भी तो शुरू शुरू में वीडियो गेम्स को लर्निंग कंप्यूटर कहकर ही बेचा जाता था ना। अगर शुरू में ही बदनामी हो जाती तो उसका यह गेमिंग बिजनेस पहली ही स्टेज पर फ्लॉप हो जाता। सोचो, अगर मैंने सेट के बड़े बड़े बुढ़े एल्डर्स को इस गेम का एडिक्ट बना दिया तो। ये सोचते ही लूजे की रीढ़ में एक ठंडी और डरावनी सनसनी दौड़ गई। भाई, शायद वो कल्टीवेशन किए बिना सिर्फ गेम बनाकर इस पूरी दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर बन जाए। पर वो फिर भूल गया कि सिस्टम ने उसे पहले ही एक डार्क डेमोनिक विलेन बना दिया है। उधर डेमन सेक्ट एस्केप की मैजिकल स्क्रीन के अंदर झैंग मिन बिना रुके पागलों की तरह भागा जा रहा था। पीछे वो खूंखार काला मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े जबड़े खोले उसे दबोचने के लिए लगातार पीछा कर रहा था। इस टेस्ट को बनाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, पक्का यह कोई प्राचीन सीक्रेट रीन है। भागते भागते भी झैंग मिन इस कमाल के गेमिंग सेटअप की तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूल रहा था। उसे साफ फील हो रहा था कि उसकी अपनी रियल रनिंग टेक्निक अब बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। उसके मास्टर ने कहा था कि इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 2 महीने की घिसाई लगेगी। पर यहाँ इस जादुई दुनिया में सिर्फ 1.5 घंटे दौड़कर उसने सीधा एक बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस गेम के क्रिएटर ने इसमें कोई छुपा हुआ दिव्य आशीर्वाद डाला है। झैंग मिन ने ऊपर देखा। उसका स्कोर और डिस्टेंस अब 2000 कदम के पार जा चुका था।
यह उसके पूरे कल्टीवेशन करियर का अब तक का सबसे बड़ा और अनबीटेबल पर्सनल रिकॉर्ड था भाई। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही थी, गेम का माहौल और ज्यादा डरावना और मुश्किल होता जा रहा था। 2000 कदम के बाद अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया, जिससे रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी आसमान से तीरों की बारिश होने लगी और उसे जिगजैग कट्स मारकर अपनी जान बचानी पड़ी। अगर पैर जरा भी ट्रैक से बाहर जाता तो साइड में लगे बैरियर्स उसे तुरंत भस्म कर देते। तभी उसका पैर एक अर्थ टैलिस्मैन पर पड़ा और पूरा ट्रैक किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। पर गेम में सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, बल्कि कुछ कमाल के सरप्राइजेस भी छिपे हुए थे। ट्रैक पर कुछ ऐसी जगहें थीं जहां पैर रखते ही बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी फुल हो जाती थी। जैसे ही वो एनर्जी बार फुल होता, झैंग मिंग का कैरेक्टर सुपरसोनिक स्पीड से आगे भागता। 1000 कदम पार करने के बाद उसे स्पिरिट स्टोन्स के साथ जादुई आइटम्स भी मिलने लगे। एक ऐसा मैजिकल वेपन मिला जो रास्ते के सारे जाल और कांटेदार पेड़ों को तुरंत गायब कर देता। तभी उसे एक ऐसा टैलिस्मैन मिला जो आसपास के सारे कॉइन्स को चुंबक की तरह खींच रहा था। और एक चमकीली गोली खाते ही वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल अमर और अजय बन गया। सच कहें तो इस गेम को खेलने में जो मजा था वो कल्टीवेशन में कभी नहीं मिला। तभी अचानक एक के बाद एक कई सारे जाल सामने आए और झैंग मिंग का बैलेंस बिगड़ गया। पीछे वाले मॉन्स्टर ने तुरंत मौका ताड़ा और उसे अपने बड़े पंजों में जकड़कर गेम ओवर कर दिया। ट्रायल एंड स्कोर 5336, डिस्टेंस 2407, करंट रैंकिंग 1। स्क्रीन पर बड़ा बड़ा फ्लैश हुआ। अपनी पहली रैंक देखकर झैंग मिंग खुशी के मारे कल्टीवेशन ग्राउंड में ही झूम उठा। या हालांकि आधे घंटे पहले भी नंबर 1 वही था, पर यह नया स्कोर तो बिल्कुल अनब्रेकेबल था। बाकी आउटर डिस्कैपल्स के लिए इस स्कोर के आसपास पहुंचना भी अब बिल्कुल इम्पॉसिबल मिशन था। अरे वाह, यहाँ तो एक प्रॉपर लीडर बोर्ड भी बना हुआ है। उसने स्क्रीन को टच किया। लीडर बोर्ड पर उसका स्कोर सेकंड नंबर वाले से सीधे दोगुना था, जिसने उसका ईगो फुल सेटिस्फाई कर दिया। और जब उसने देखा कि वो घमंडी वांगबा नीचे से चौथे नंबर पर है तो उसे परम सुख मिला। होम पेज पर वापस जाएं। देखते हैं इसमें क्या नया ट्विस्ट छुपा है। उसने बटन दबाया। सामने एक छोटा, क्यूट और एनिमेटेड कल्टीवेटर कैरेक्टर आ गया जो बिल्कुल झैंग मिंग जैसा दिखता था। मैजिकल वेपन्स, राइडिंग मॉन्स्टर्स, कल्टीवेशन बुक्स। भाई साहब ये सब क्या बकवास है, वो हैरान हुआ। इस सीधे साधे प्राचीन कल्टीवेटर ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा इंटरफेस नहीं देखा था। यार, कैरेक्टर के नीचे 2 खाली ग्रे बॉक्सेस थे जिन पर वेपन और माउंट लिखा हुआ था। तीसरे बॉक्स पर कल्टीवेशन बुक छपी थी जिसका नाम रॉकेट कल्टीवेशन टेक्निक लिखा हुआ था। रॉकेट टेक्निक? सीरियसली ये कैसा अजीब और फनी नाम है भाई। झैंग मिंग हंस पड़ा। पर जैसे ही उसने उसे ओपन किया, उसे समझ आया कि ये वही सुपर स्पीड वाली पावर थी। ओह, तो क्या मैं गेम के पैसों से नए नए जानवर और जादुई वेपन्स भी खरीद सकता हूँ? ये नए फीचर्स देखकर गेम में उसका इंटरेस्ट अब 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। बॉस, ये सारे चोचले लूजे की पुरानी दुनिया के पे टू विन मोबाइल गेम्स में बहुत कॉमन थे। लूजे का मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि इन कल्टीवेटर्स को गेम का पक्का गुलाम बनाना था। अगर गेम में कोई बड़ा गोल नहीं होगा तो ये डिस्कैपल्स 2 राउंड खेलकर बोर हो जाएंगे। अगर वो बोर हो गए तो इस डेमोनिक विलेन लूजे की इज्जत का तो कचरा हो जाएगा ना। प्लेयर्स के सामने हमेशा एक नया लालच होना चाहिए ताकि वो गेम कभी छोड़ न सकें। कम दौड़ पा रहे हो? चलो भाई, दुकान से एक उड़ने वाला जादुई शेर खरीद लो। आगे के लेवल्स बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा लाइफ वाली शील्ड ले लो। शुरुआती स्पीड बहुत स्लो लग रही है। टेंशन मत लो, नई बूस्टर बुक खरीदो और सीधे उड़ो। इस इन गेम शॉप को बनाने का लूजे का इकलौता प्लान प्लेयर्स का स्क्रीन टाइम बढ़ाना था। दुकान की सारी करेंसी गेम के अंदर मिलने वाले कॉइन्स थे, यानी सब कुछ बिल्कुल फ्री था। पर प्राइसेज इतनी ज्यादा थीं कि प्लेयर्स को दिन रात पागलों की तरह गेम घिसना पड़ता। पूरी शॉप घूमने के बाद झैंग मिंग ने अपने स्पिरिट स्टोन्स देखे और उदास हो गया। अजीब बात है, गेम में इतने सारे स्टोन्स कलेक्ट किए पर यहाँ सिर्फ 1000 ही क्यों हैं? मासूम लड़के को क्या पता कि उसने रास्ते में जो उठाया था वो स्पिरिट स्टोन्स का चूरा था। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सीधे साधे लोग मॉडर्न गेम डिजाइनर्स की इस शातिर चाल से बिल्कुल अनजान थे। चलो छोड़ो, वो गोल्डन हॉर्न वाला जादुई जानवर सिर्फ 1000 स्टोन्स का है, जल्दी ही ले लूंगा। उस पर्पल ग्रेड के जानवर को खरीदने से उसकी स्पीड 10% और कॉइन कलेक्शन 20% बढ़ने वाला था। उसने सोचा कि वो जानवर मिलते ही वो अमीर हो जाएगा और बाकी सारी चीजें भी खरीद लेगा। पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पास जो 1000 स्टोन्स थे वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे।
और उस उड़ने वाले जानवर को खरीदने के लिए चमकीले हाई ग्रेड वाले असली पर्पल स्टोन्स चाहिए थे भाई। रिफाइनिंग हॉल के कंट्रोल रूम में बैठे लूजे के कानों में सिस्टम की घंटियां लगातार बज रही थीं। डेमोनिक पाथ वैल्यू +0.1। डेमोनिक पाथ वैल्यू +1 की आवाजें सुनकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया था। आउटर डिस्कैपल्स ने गेम का ऐसा सॉलिड हाइप बनाया कि इनर डिस्कैपल्स के बीच खलबली मच गई बॉस। शुरू में तो इनर सेट के सीनियर कल्टिवेटर्स को लगा कि आउटर वाले लड़के सरासर झूठ बोल रहे हैं। अबे ऐसा कैसा मजेदार टेस्ट, कल्टीवेशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा क्रेजी गेमिंग रीम किसने देखा है? और ये आउटर वाले नूब्स हम इनर प्रोज से आगे निकल जाएं? नो वे, यह तो टोटली इम्पॉसिबल है। लेकिन जब वो खुद लूजे के पास आए और गेम ट्राई किया तो भाई सब के सब एडिक्ट हो गए। बस फिर क्या था, वर्ड ऑफ माउथ ऐसा फैला कि इनर डिस्कैपल्स की लाइन हॉल के बाहर तक लग गई। तो इसका मतलब प्लेयर्स का कल्टीवेशन लेवल जितना हाई होगा मुझे उतनी ही ज्यादा डेमोनिक वैल्यू मिलेगी। लूजे ने गहरी सांस ली और इस गॉड लेवल प्रॉफिट को देखकर खुशी से अपना सिर हिलाने लगा। सुबह तक सिर्फ 5 पॉइंट्स मिले थे, पर दोपहर में इनर कल्टिवेटर्स के आते ही स्कोर सीधे 13 पहुंच गया। ओ भाई साहब, अब तो मैं फाइनली अपना कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड कर सकता हूं, वो भी बिना घिसे। लूजे ने तुरंत हवा में उंगली घुमाई और चमकीला सिस्टम पैनल उसके सामने तैरने लगा। यार, पैनल पर उसके करंट लेवल के ठीक बगल में एक छोटा सा प्लस का साइन चमक रहा था। क्यूई रिफाइनिंग थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर पर जाने के लिए 10 डेमोनिक वैल्यू लगेगी, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल भाई, तुरंत यस करो, इस पल का तो मैं कब से वेट कर रहा था। लूजे चिल्लाया। जैसे ही पॉइंट्स कटे, लूजे की बॉडी के चारों तरफ एक सफेद जादुई रोशनी का घेरा बन गया। उसकी नसें फैलने लगीं और पूरी बॉडी में खून का फ्लो किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगा। जो कल्टीवेशन लेवल पिछले 3 साल से 1 इंच नहीं हिला था, वो 1 सेकंड में अपग्रेड हो गया। मानना पड़ेगा बॉस, ये सिस्टम वाला चीट कोड तो एक्चुअली किसी वरदान से कम नहीं है। मजा आ गया। उसने धीरे से अपनी नई स्पिरिट पावर को बॉडी में घुमाया और फिर चुपचाप उसे वापस छुपा लिया। हालांकि उसने अपनी एनर्जी छुपाने का टैलिस्मैन पहन रखा था, पर इस डेंजरस दुनिया में सेफ रहना जरूरी था। सच कहें तो उसका अपना कल्टीवेशन टैलेंट इतना बकवास था कि वो नॉर्मली कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वेपन मेकिंग में उसका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज न होता तो वो कब का भीड़ में खो जाता। उसने तो मान लिया था कि जिंदगी बस सरकारी कल्टीवेशन टूल्स की रिपेयरिंग करते हुए आराम से कट जाएगी। पर अब इस सिस्टम के जुगाड़ से वो अमर होने वाले रास्ते पर सबसे आगे निकल सकता था। 4th से 5th लेयर के लिए 20 डेमोनिक वैल्यू चाहिए। कोई नहीं, यह टारगेट भी बहुत जल्दी पूरा होगा। इनर डिस्कैपल्स के आने से पॉइंट्स मिलने की स्पीड पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी भाई। पर दिक्कत ये थी कि आगे के लेवल्स के लिए पॉइंट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। करंट स्पीड के हिसाब से तो थोड़ा स्लो है, मुझे इस गेमिंग का नशा और बढ़ाना पड़ेगा। खैर, लेवल अप होने और पॉइंट्स की तेज स्पीड देखकर लूजे का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। वो अपनी सीट से उठा और टहलते हुए बाहर कल्टीवेशन हॉल की तरफ आ गया, जहां सब जुटे थे। वहां उसे आउटर सेट का वही लड़का झैंग मिंग एक कोने में सिर पकड़कर रोता हुआ दिखाई दिया। लूजे को याद आया कि यह वही प्रो प्लेयर है जिसने उसे ग्रैंडमास्टर रनिंग टेक्निक दिलवाई थी। अरे झैंग मिंग भाई, ऐसे देवदास बनकर कोने में क्यों बैठे हो, क्या लूट गया तुम्हारा? हाई ग्रेड भाई साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। झैंग मिंग की छाती गुस्से से फूल रही थी। गेम की दुकान में जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाला शेर मिल रहा है उसके लिए हाई ग्रेड स्टोन्स चाहिए, और जो स्टोन हम गेम में भागकर कलेक्ट करते हैं वो एकदम घटिया लो ग्रेड वाले हैं यार। दोनों की वैल्यू में सीधे 100 गुना का अंतर है भाई। ये तो सरासर चीटिंग है, नेक्स्ट लेवल स्कैम है। किस खूसट डिजाइनर ने ये गेम बनाया है? वो चाहता ही नहीं कि कोई इसे कभी खरीद पाए। झैंग मिंग के इस दर्दभरे विलाप को सुनकर आसपास के कई कल्टिवेटर्स हंसने लगे और देखने लगे। लूजे के चेहरे की स्माइल वहीं फ्रीज हो गई, क्योंकि वो खूसट डिजाइनर एक्चुअली वो खुद ही था। देखो भाई झैंग, जब भगवान किसी को बड़ी जिम्मेदारी देता है तो पहले उसकी ऐसी ही घिसाई करता है। इतनी कीमती चीज है तो इतनी आसानी से खैरात में थोड़ी न मिल जाएगी, थोड़ा स्ट्रगल तो बनता है। लूजे ने बहुत ही सीरियस चेहरा बनाकर उस मासूम कल्टिवेटर को अपनी बातों के जाल में फंसाया। ये लड़का गेम का स्टार प्लेयर था और इसकी रैंक तोड़ने के लिए इनर वाले पागलों की तरह खेल रहे थे। जब तक झैंग मिंग टॉप पर रहेगा, इनर डिस्कैपल्स गुस्से में लूजे को अंधाधुंध डेमोनिक पॉइंट्स देते रहेंगे। इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को लूजे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं दे सकता था। सीनियर लू, आपकी बात में दम है,
मैं ही भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ओवररिएक्ट कर रहा था। जैंग मिंग का दिमाग एकदम साफ हो गया। उसने तुरंत खड़े होकर लूजे के सामने हाथ जोड़ लिए। गेम हो या असली कल्टीवेशन, दोनों का रूल सेम है। आपकी सोच सच में इनर सेट वाली है। अगर सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाला शेर नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? तुम जाकर गोल्डन कोर वाला घोड़ा खरीदो। लूजे ने बड़े भाई की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अगला लालच दे दिया। बॉस, वो ब्लडस्वेट हॉर्स भले ही थोड़ा स्लो हो, पर वो तुम्हें कॉइन्स कलेक्ट करने में 20% का बूस्ट देगा। एक बार कॉइन्स का फ्लो बढ़ गया तो फिर वो बड़ा वाला शेर भी तुम्हारी जेब में होगा, समझे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो सीनियर। अब मुझे गेम की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। तो फिर देर किस बात की, जाओ और दोबारा ट्रैक पर दौड़कर स्पिरिट स्टोन्स का ढेर लगा। यस बॉस, मैं अभी जाता हूँ। झैंग मिंग आंखों में अंगारे लेकर दोबारा स्क्रीन की तरफ भागा। उसे विदा करके लूजे हाथ पीछे बांधे पूरे हॉल में किसी बड़े इंस्पेक्टर की तरह घूमने लगा। हॉल के हर कोने में इनर और आउटर डिस्केपल्स ग्रुप्स बनाकर अपने अपने गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अजीब तमाशा है यार, मैं गोल्डन कोर कल्टिवेटर होकर भी एक आउटर सेट के नूब जितना भाग पाया। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? गेम में तुम्हारा वीआईपी लेवल और हाई कल्टीवेशन ब्लॉक जो है। वैसे ये फीचर अच्छा है, वरना असली ताकत के दम पर तो बड़े कल्टिवेटर्स हमारा जीना हराम कर देते। पर भाई, गेम के पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। मेरा तो मन कर रहा है असली पैसे दे दूं। वही तो, बिना एक हफ्ता दिन रात कल्टीवेशन हॉल में बिताए वो गोल्डन कोर वाला घोड़ा मिलना इम्पॉसिबल है। और दुकान की वो कल्टीवेशन बुक्स देखी, पता नहीं वो रियल लाइफ में एक्सिस्ट करती भी हैं या नहीं। पक्का करती होंगी। ये जादुई रीन किसी गॉड लेवल एक्सपर्ट ने बनाई है। सारी बुक्स असली होंगी भाई। यार गेम तो कतई जहर है। काश मैं इसे अपने रूम पर ले जाकर आराम से खेल पाता। सपने मत देख भाई, इतनी प्रेशियस चीज की कोई दूसरी कॉपी थोड़ी न होगी, यही आकर घिसना पड़ेगा। इनर डिस्केपल्स को गेम अपने रूम पर ले जाने के लिए तड़पता देख लूजे मन ही मन मुस्कुराया। सीनियर्स, अगर आपको गेम सच में इतना पसंद आया है तो मेरे पास इसकी कुछ पर्सनल कॉपियां हैं। सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन्स पर पीस। सीधे अपने रूम पर ले जाओ और रात भर गेमिंग के मजे लो। लूजे ने अपनी जादुई आस्तीन से चमकीले क्रिस्टल कॉपियों का एक पूरा बंडल बाहर निकाल कर रख दिया। आउटर वालों के लिए उसने सस्ते टोकन बनाए थे, पर इनर वाले अमीर कल्टिवेटर्स के लिए यह प्रीमियम क्रिस्टल था। इन कॉपियों को बनाना लूजे के लिए बाएं हाथ का खेल था, बस कोडिंग कॉपी पेस्ट मारनी थी। कीमत उसने जानबूझकर इतनी कम रखी थी ताकि कोई भी कल्टिवेटर बजट के डर से पीछे न हटे। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई रख देता तो आधे लोग तो दुकान देखकर ही वापस भाग जाते यार। वैसे भी लूजे को इन छोटे मोटे सिक्कों से ज्यादा अपने डेमोनिक पाथ वैल्यू के अपग्रेड की भूख थी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि लूजे कोई दानी बाबा था जो फ्री में समाज सेवा कर रहा था। स्पिरिट स्टोन्स इस दुनिया की सॉलिड करेंसी थे, इसलिए उनका आना भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी था। एक बार मेरा यह गेमिंग एम्पायर सेट हो जाने दो, फिर इन अमीर कल्टिवेटर्स से स्किन के नाम पर पैसे वसूलूंगा। जियाओ होंगजी जब रात को अपने कमरे पर लौटा तो पूरा आसमान सितारों से जगमगा रहा था। हमेशा की तरह उसने बेड पर पालथी मारी और अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके आंखें बंद कर लीं। अभी उसने एनर्जी का एक छोटा सा राउंड ही पूरा किया था कि उसका दिल बुरी तरह मचल उठा। धत तेरे की, मैं एक गोल्डन कोर प्रो होकर आउटर सेट के नूब से कैसे हार सकता हूँ? जियाओ होंगजी ने तुरंत कल्टीवेशन रोका और गुस्से में अपनी जांघ पर एक करारा थप्पड़ मार दिया। यार, अगर इस हार का बदला नहीं लिया तो मेरा पूरा कल्टीवेशन करियर यहीं चौपट हो जाएगा बॉस। जैंग मिंग से मिली वो करारी हार उसके दिमाग में किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह लगातार घूम रही थी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से वो छोटा इल्यूजन टॉवर और लूजे से खरीदी क्रिस्टल कॉपी बाहर निकाली। सिर्फ 15 मिनट नहीं, उससे भी कम टाइम में मैं उस जैंग मिंग का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। एक बार उसका हाई स्कोर टूटा, फिर मैं शांति से वापस आकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगा। जियाओ होंगजी ने टॉवर में अपनी स्पिरिट एनर्जी डाली और डेमन सेट एस्केप का नया राउंड शुरू कर दिया। कुकड़ूकून सुबह की पहली किरण के साथ ही 10,000 बीस्ट स्पीक पर एक मुर्गा जोर से बांध देने लगा। जियाओ होंगजी जैसे ही गेम से बाहर आया, खिड़की से आती धूप देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वेट, गेम का एक राउंड तो सिर्फ कुछ मिनटों का था, तो अचानक यह सुबह कैसे हो गई? उसे लगा था कि उसने बस अभी अभी तो गेम चालू किया था, पर पूरा टाइम उड़ चुका था। और सबसे बड़ा विजुअल शॉक ये था कि वो अभी भी जैंग मिंग का स्कोर नहीं तोड़ पाया था। घोर पाप हो गया भाई, घोर अनर्थ। वो सिर पकड़कर पागलों की तरह कमरे में बड़बड़ाने लगा। अब उसकी अगली कल्टीवेशन क्लास शुरू होने में आधे घंटे से भी कम का टाइम बचा था।
माना कि गोल्डन कोर कल्टीवेटर के लिए रात भर जागना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर गिल्ट बहुत था। पूरी रात कल्टीवेशन मिस होने का मतलब था कि उसने अपनी लाइफ का एक पूरा दिन बर्बाद कर दिया था। वैसे भी इस आधे घंटे में कुछ नया तो पढ़ नहीं पाऊंगा, चलो एक और राउंड ट्राई मारते हैं। और वो बिना सोचे समझे दोबारा उस खूंखार काले मॉन्स्टर से बचने के लिए ट्रैक पर दौड़ पड़ा। बॉस। उधर रिफाइनिंग हॉल के कंट्रोल रूम से लूजे अपनी आंखें मलता हुआ बड़े टशन में बाहर निकला। सच कहें तो गेम का यह नया अपडेट सेट करने के चक्कर में वो खुद भी रात भर नहीं सोया था। कल प्लेयर्स का क्रेजी रिस्पॉन्स देखकर उसे लगा कि गेम की डिफिकल्टी थोड़ी कम है, इसलिए उसे बढ़ाना जरूरी था। उसने पूरी रात जागकर 3000 कदम के बाद वाले ट्रैक को साक्षात नर्क में बदल दिया था। इतना ही नहीं, उसने गेम में 2 नए गॉड लेवल फीचर्स ऐड किए थे, बैटल और फोरम। अगर प्लेयर्स सिर्फ अकेले खेलते तो लीडर बोर्ड देखने के बाद भी एक न एक दिन बोर हो ही जाते। पर इस नए पीवीपी बैटल मोड के आते ही पूरे सेट का माहौल टोटली बदलने वाला था। यार फिलहाल लूजे सिर्फ आमने सामने वाले चैलेंज मोड को ही कोडिंग के जरिए लाइव कर पाया था, पर इस शुरुआती हाइप के लिए इतना बम्पर फीचर भी कल्टिवेटर्स का दिमाग हिलाने के लिए काफी था। कंट्रोल रूम से निकलते ही उसने देखा कि सुबह सुबह ही आउटर डिस्कैपल्स की पूरी फौज वहां लाइन लगाए खड़ी थी। यहां तक कि कई अमीर इनर डिस्कैपल्स भी अपने लग्जरी रूम छोड़कर यहीं रात भर से जमे हुए थे। बात यह नहीं थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इस हॉल का गेमिंग वाइब ही कुछ और था। लूजे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसका मास्टर प्लान एकदम परफेक्ट ट्रैक पर चल रहा था। भले ही आउटर वाले लड़के छोटे कॉइन्स दे रहे थे, पर वो लूजे के सबसे बड़े प्रमोटर्स थे। उसने मेन मैजिकल टॉवर के पास जाकर नया अपडेटेड क्रिस्टल कोडिंग के साथ प्लग इन कर दिया। अपडेट लाइव होते ही पूरे कल्टीवेशन हॉल में जैसे कोई भयंकर तहलका मच गया हो। भाई ओह भाई साहब, ये नया बैटल मोड अचानक कहां से आ गया? स्क्रीन तो पूरी बदल गई है। मैंने दिन रात घिसकर 1000 कदम का लेवल पार किया है, किसकी औकात है जो मुझसे लड़ेगा? अबे ओ प्रो प्लेयर, पहले लीडर बोर्ड पर अपनी शक्ल दिखा, फिर आकर हमसे 1v1 बैटल करना। कोई है जो 1000 कदम से नीचे वाला नूब हो? आओ जरा मैदान में 2-2 हाथ कर लें। क्या इसमें टीम बनाकर भी लड़ सकते हैं? कोई प्रो भाई मुझे कैरी कर लो, मैं पैसे दूंगा। चीटिंग है ये। अभी मेरे साथ किसने फाइट की? हिम्मत है तो अपना वो उड़ने वाला घोड़ा हटाकर लड़ो। तेरी माँ का, ये कौन सा कल्टिवेटर था जिसने गेम के बीच में मुझ पर उड़ता हुआ तीर चला दिया? भाइयों, हमारा कल्टीवेशन तो शांति सिखाता है, इस मामूली गेम के चक्कर में अपनी मर्यादा मत भूलो। अरे बाप रे, ये मेरे सिर पर पत्थर किसने मारा? रुको बेटा, अब इस सीधे साधे साधु का डेंजरस रूप तुम देखोगे। लूजे ने अपनी पुरानी दुनिया के मल्टीप्लेयर गेम्स के सारे शातिर आइडियाज यहां कॉपी पेस्ट कर दिए थे। अब दोनों प्लेयर्स अपने अपने ट्रैक पर दौड़ते, पर रास्ते में उन्हें एक दूसरे पर फेंकने वाले वेपन्स मिलते। ट्रैक पर अचानक उड़ते हुए पत्थर, नुकीले तीर और यहां तक कि थूकदान भी आइटम बॉक्स में छिपे होते। आगे चलकर तो लूजे ने इसमें मैजिकल टैलिस्मन्स भी डाल दिए, जो दुश्मन का पूरा ट्रैक ही जाम कर देते। एक स्टोन टैलिस्मैन दबाते ही सामने वाले प्लेयर के आगे पत्थरों की दीवार खड़ी हो जाती और स्पीड स्लो हो जाती। फायर और विंड टैलिस्मैन से तो ऐसे डेंजरस ब्लास्ट होते कि प्लेयर सीधा मॉन्स्टर के मुंह में जाकर गिरता। अब प्लेयर्स खुद डिसाइड करते कि सामने वाले को कब और कहां पटकनी देनी है, जिससे कंपटीशन नेक्स्ट लेवल हो गया। हॉल में कल्टिवेटर्स को आपस में लड़ते और गालियां देते देखकर लूजे को परम आनंद मिल रहा था। अगर ये दीवानगी 2 दिन और चली तो सिस्टम का वो डार्क मिशन चुटकियों में पूरा हो जाएगा। उधर लेगॉन पीक के रॉयल क्लासरूम में ग्रैंड एल्डर चाओ वेंदाओ अपनी सफेद भौहें सिकाए खड़े थे। उन्होंने सामने देखा तो उनका मूड थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि आज क्लास में स्टूडेंट्स की भारी कमी थी। वे इस पूरे सेट के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर गुरु थे, जिनकी क्लास हमेशा खचाखच भरी रहती थी। पर आज पूरा क्लासरूम ऐसा सुनसान लग रहा था मानो सेट में कोई कर्फ्यू लग गया हो। भाई क्या बात है, आज क्लास में इतने कम चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं? बाकी सब कहाँ मर गए? सर, मार्केट में कोई नया डेमन सेट एस्केप नाम का इल्यूजन गेम आया है, सब वहीं घिस रहे हैं। पहली रो में बैठे जियाओ होंगजी ने तुरंत खड़े होकर बड़े सीधे चेहरे के साथ झूठ बोल दिया। अच्छा तो ये बात है, एल्डर ने सोचा कि पक्का कोई प्राचीन आत्मा बच्चों को कल्टीवेशन सिखा रही होगी। इनर सेट में वैसे भी एल्डर्स बच्चों पर क्लास आने का कोई फालतू प्रेशर नहीं डालते थे, सब फ्री थे। पर आज इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का गायब होना एल्डर के ईगो पर सीधे एक करारा थप्पड़ था। क्या आजकल मेरा लेक्चर इतना बोरिंग हो गया है कि बच्चों को गेम खेलना ज्यादा पसंद आ रहा है?
एल्डर ने मन ही मन कसम खाई कि अगली क्लास में वो अपना सारा गुप्त ज्ञान बाहर निकाल कर रख देंगे। वैसे होंगजी बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कल रात भी बहुत ज्यादा पढ़ाई की? जियाओ होंगजी का डार्क सर्कल्स वाला चेहरा देखकर एल्डर ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। यार जी जी गुरुजी, बस रात भर वही कल्टीवेशन का भूत सवार था। जियाओ ने तुरंत अपनी आंखें चुरा लीं। शाबाश, भले ही तुम गोल्डन कोर पर हो, पर लाइफ में थोड़ा चिल और रेस्ट भी जरूरी है। ज्यादा हड़बड़ी मत करो। जियाओ होंगजी तो डर के मारे अपनी सीट पर ऐसे बैठ गया मानो उसकी चोरी पकड़े जाते जाते बची हो। वो रात भर कल्टीवेशन नहीं बल्कि गेम में उस मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए अंगूठा घिस रहा था। जैसे ही एल्डर दोबारा ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, पूरे क्लासरूम की हवा में मैजिकल चैट्स की बाढ़ आ गई। टीचर को लगता था कि बच्चे पढ़ाई डिस्कस कर रहे हैं, पर ग्रुप चैट पर सिर्फ गेम की स्ट्रैटेजी चल रही थी। अबे ओए, क्या वो नया पीवीपी बैटल मोड सच में इतना एडिक्टिव है जितना लोग बोल रहे हैं? भाई एडिक्टिव नहीं, वो तो कतई जहर है। मेरा तो कल्टीवेशन करने का मन ही नहीं कर रहा अब। सुना है आज सुबह लूजे ने उसमें कुछ नए बम और उड़ते हुए थूकदान वाले वेपन्स भी ऐड किए हैं। क्लास खत्म होते ही सीधा रिफाइनिंग हॉल भागेंगे, अपनी क्रिस्टल कॉपी को तुरंत अपडेट जो करवाना है बॉस। जियाओ होंगजी ने भी चुपके से अपना टोकन दबाया और सोचा, बेटा झैंग मिंग, आज इस बैटल में तेरी ऐसी तैसी करूंगा। सिस्टम की चमकीली स्क्रीन पर टास्क सेटलमेंट का प्रोग्रेस बार किसी रॉकेट की स्पीड से भाग रहा था। होस्ट ने उम्मीद से बढ़कर कांड किया है। लिंगजियाओ सेट के 60% कल्टिवेटर्स का पढ़ाई से ध्यान पूरी तरह भटक चुका है। आप सच में डेमोनिक पाथ के कतई जहर टैलेंट हो, इसलिए आपका रिवॉर्ड सीधे क्रिटिकल हिट हुआ है। बधाई हो, आपको मिलता है एक लीजेंडरी लाल ग्रेड का रिवॉर्ड, 10,000 ट्रांसफॉर्मेशंस मिस्टीरियस डेमोनिक इमोर्टल बॉडी। नींद के झोंके में डूबे लूजे के कानों में जैसे ही यह गॉड लेवल अनाउंसमेंट गूंजा, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। क्या बोला? 10,000 ट्रांसफॉर्मेशंस? भाई साहब, यह तो नाम से ही कोई बेहद खतरनाक और बवाल चीज लग रही है। भले ही उसने आज तक इस बॉडी का नाम नहीं सुना था, पर लाल रंग का मतलब था टोटली अनबीटेबल। लूजे की नींद 1 सेकंड में गायब हो गई। उसने फटाक से अपने कपड़े पहने और सीधा स्क्रिप्चर पवेलियन भागा। सिस्टम ने रिवॉर्ड की कोई डिटेल्स नहीं दी थी, इसलिए उसे खुद ही लाइब्रेरी के पुराने पोथे छानने थे। यार, वैसे तो वो सिर्फ एक नामी डिस्कैपल था, पर रिफाइनिंग एल्डर की स्पेशल परमिशन की वजह से उसका एक्सेस इनर प्रोस जैसा था। लू, सीनियर लू, आप आप आज खुद यहाँ कैसे आ गए? काउंटर पर बैठी जूनियर सिस्टर हकबका गई। इस गोल चश्मे और बेबी फेस वाली लड़की का नाम लिन सुसु था, जो लूजे को देखते ही हमेशा शर्मा जाती थी। लूजे का यहाँ रोज का आना जाना था, इसलिए दोनों के बीच एक बढ़िया और कंफर्टेबल बॉन्डिंग बन चुकी थी। अरे सुसु, बस कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन चेक करनी थी। लूजे ने अपनी पॉकेट से एक बांस की पर्ची निकाली। ये लो, तुम्हारे पसंदीदा नॉवेल द रिटर्न ऑफ द कोंडोर हीरोज का अगला धमाकेदार चैप्टर। उसने पर्ची आगे बढ़ाई। लिंगजियाओ सेट में कल्टिवेटर्स के मनोरंजन के लिए खुद की कहानियां लिखने और पब्लिश करने का एक पुराना क्रेजी रिवाज था। लूजे हमेशा सुसु के जरिए ही अपनी कहानियां छापता था। पूरी दुनिया में सिर्फ वही उसका यह सीक्रेट जानती थी। वैसे सुसु, सच बताना, हाल फिलहाल में किसी ने मेरे असली नाम और पहचान के बारे में पूछताछ तो नहीं की? लूजे ने अचानक थोड़ा नर्वस होकर पूछा, क्योंकि कहानी में अभी अभी मेन हीरोइन के साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। सुसु ने बताया था कि उसके फैंस में सेक्ट के बड़े बड़े खतरनाक एल्डर्स भी शामिल हैं, जो अब गुस्से में थे। फिक्र मत करो सीनियर लू, सुसु ने अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मैंने आपका सीक्रेट पूरी तरह सेफ रखा है। ओह थैंक गॉड, तुमने तो मेरी जान बचा ली। लूजे ने राहत की लंबी सांस ली और फिर फुसफुसाया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि 10,000 ट्रांसफॉर्मेशंस मिस्टीरियस डेमोनिक इमोर्टल बॉडी की बुक कहाँ मिलेगी? अरे, उस अमर बॉडी के बारे में जानना है? पर सीनियर, आपका नॉर्मल कल्टीवेशन कार्ड वहां तक नहीं पहुंचेगा। सुसु ने थोड़ा सोचते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लूजे को देखा। वैसे वो बॉडी तो 10,000 साल से गायब है। बस वो अगले चैप्टर के प्लॉट ट्विस्ट के लिए थोड़ी रिसर्च करनी थी। लूजे ने तुरंत एक परफेक्ट बहाना चिपका दिया। अच्छा, नॉवेल के लिए है? फिर ठीक है। सुसु ने बिना शक किए अपने हाथ का वीआईपी टोकन लूजे को दे दिया। तीसरी मंजिल के ईस्ट ए सेक्शन की 6वीं अलमारी में देखो, वहां तुम्हें उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। लूजे उस टोकन को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह हैरान था, क्योंकि यह कोई आम टोकन नहीं था। थैंक यू सो मच सुसु, तुम एक्चुअली लाइफ सेवर हो। लूजे ने मुस्कुराकर टोकन अपनी जेब में रख लिया।
उसे अंदाजा नहीं था कि इस सीधी सादी जूनियर सिस्टर की पहचान इनर सेक्ट के बड़े रईसों से भी कहीं ज्यादा हाई थी। वैसे सीनियर लू सुसु ने अचानक बहुत ही अजीब और शर्माते हुए चेहरे के साथ लूजे को पीछे से टोका। हाँ बोलो क्या हुआ? लूजे ने मुड़कर देखा तो सुसु के गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। सब कह रहे हैं कि आपको वो लड़कियों को धोखा देने वाला कोई अजीब ग्रीन फेरारी जैसा कोई फेटिश है क्या? बिल्कुल नहीं, यह सरासर अफवाह है भाई, लोगों की बातों पर मत जाओ, लूजे चिल्लाया और सीधे सीढ़ियों की तरफ भागा। लाइब्रेरी के कोने में बैठकर जैसे ही लूजे ने उस पुरानी किताब के पन्ने पलटे, उसका दिमाग एकदम क्लियर हो गया। किताब के मुताबिक यह जादुई इमोर्टल बॉडी प्राचीन काल की सबसे डेंजरस ऑर्टियर ब्लडलाइन में से एक थी। उस जमाने में अच्छाई और बुराई के बीच कोई फालतू का भेदभाव नहीं था, दोनों साइड्स एक दूसरे को बराबर की टक्कर देती थीं। उसी दौर में एक ऐसे न्यूट्रल कल्टीवेटर का जन्म हुआ जो दोनों रास्तों से ऊपर उठकर सीधा अमर लोक चला गया था। वो गॉड लेवल कल्टीवेटर एक ही टाइम पर राइटियस और डेमोनिक दोनों तरह की जादुई टेक्निक्स को कंट्रोल कर सकता था। जब वो चाहता तो उसकी बॉडी से भगवान जैसी पवित्र रोशनी निकलती और जब मूड बदलता तो साक्षात काल झलकता था। उसकी इस कमाल की एबिलिटी का असली सीक्रेट यही 10,000 ट्रांसफॉर्मेशंस मिस्टीरियस डेमोनिक इमोर्टल बॉडी थी बॉस। इस बॉडी का मालिक दुनिया के किसी भी जादुई एलिमेंट या टेक्निक को चुटकियों में सीखकर उसका मास्टर बन सकता था। मतलब एक ऐसा परफेक्ट हेक्सागोनल वॉरियर जिसका डिफेंस, अटैक और स्पीड सब कुछ पहले से ही मैक्स लेवल पर सेट हो। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि वो अपनी मर्जी से अपनी कल्टीवेशन पावर का 5 सेकंड्स में बदल सकता था। वाह भाई, तभी सिस्टम ने मुझे यह रिवॉर्ड दिया है, यह तो सीधे सीधे मेरे जैसे छुपे रुस्तम विलेन के लिए ही बना है। लूजे ने किताब वापस रखी, सुसु को उसका टोकन लौटाया और बिना टाइम वेस्ट किए अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने अपनी कमर से वो एनर्जी छुपाने वाला टैलिस्मैन पूरी तरह हटाकर साइड में रख दिया। फिर उसने टेबल पर विलेन ढूंढने वाला डेमन सीकिंग प्लेट रखा और धीरे धीरे अपनी असली डेमोनिक पावर को बाहर निकाला। पूरी पावर बाहर आने के बाद भी जब उस जादुई प्लेट की सुई 1 इंच भी नहीं हिली तो लूजे उछल पड़ा। ओह भाई साहब, इसका मतलब अब मैं बिना किसी डर के खुलेआम अपने गेम की कोडिंग और वेपन मेकिंग कर सकता हूँ। पहले तो गेम बनाते समय हर 2 घंटे में टैलिस्मैन बदलना पड़ता था, वरना पोल खुलने का पूरा चांस था यार। सोचो अगर बंद लिफ्ट में कोई अचानक पाद दे तो कैसा माहौल बनता है। वैसी ही हालत लूजे की होने वाली थी। इस लिंगजियाओ सेट के भूखे डिस्कैपल्स तो जैसे किसी डेमोनिक विलेन को पकड़ने के लिए हमेशा ताक में बैठे रहते थे, क्योंकि विलेंस को पकड़ने वाले टास्क के रिवॉर्ड्स इतने अमीर और लग्जरी होते थे कि हर कोई उन्हें लपकना चाहता था। पर अब इस नई जादुई बॉडी के साथ लूजे सबके सामने सीना तानकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। वो मजे से बेड पर लेटा और हवा में पैर हिलाते हुए अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के सपने देखने लगा। पर तभी सिस्टम का नया स्टेटस देखते ही लूजे के होश उड़ गए। उसे लगा कि उसकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। उसे अच्छे से याद था कि लेवल अप करने के लिए सिर्फ 200 डेमोनिक पॉइंट्स की जरूरत थी, जो बहुत सिंपल था। पर अब स्क्रीन पर रिक्वायरमेंट सीधे 10 गुना बढ़ चुकी थी, उसे पूरे 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करने थे भाई। नो वे, क्या यह इस नई इमोर्टल बॉडी के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है? उसने अपना सिर पकड़ लिया। यह तो कल्टीवेशन वर्ल्ड का बेसिक रूल था कि ब्लड लाइन जितनी हाई फाई होगी उसे मेंटेन करने का खर्चा उतना ही ज्यादा होगा। अगर डेमोनिक वैल्यू को पेट्रोल मान लिया जाए तो उसकी नई बॉडी अब किसी माइलेज न देने वाली सुपरकार जैसी थी। खैर 10 गुना छोड़ो, अगर 100 गुना भी होता तो भी लूजे को मंजूर था, क्योंकि इसके फायदे नेक्स्ट लेवल थे। सेम लेवल के कल्टीवेटर्स को एक थप्पड़ में सुलाना और अपने से बड़े प्रो प्लेयर्स की बजाना अब उसके लिए बेहद आसान था। लगता है अब गेम की डिफिकल्टी को थोड़ा और क्रूर और खतरनाक बनाना पड़ेगा। लूजे ने शैतानी स्माइल दी। एक सच्चे डेमोनिक विलेन की तरह उसने सोचा कि सेक्ट के प्यारे भाइयों को अब गेम में थोड़ी और आहुति देनी पड़ेगी। सफाई करते हुए तभी अचानक लूजे की नजर फर्श के कोने में पड़ी एक पुरानी और धूल भरी नोटबुक पर गई। शुरुआत में उसे लगा कि यह किसी कल्टीवेटर के पढ़ाई के नोट्स हैं, पर खोलने पर पता चला कि यह तो डायरी है। उसने देखा कि डायरी में लगातार हर रोज सिर्फ एक ही बात लिखी थी, डेमन सेक्ट से एस्केप। पन्ने पलटते ही 10 अप्रैल वाले कॉलम पर लिखा था, जियाओ होंगजी संभल जा भाई, तू पूरे गांव का टॉपर है, बर्बाद मत हो। लेकिन अगले ही पन्ने पर फिर वही लिखा था, 11 अप्रैल दोबारा एस्केप। लूजे को लगा कि उसने सच में बहुत भारी स्कैम कर दिया है। लेगॉन पीक के असेंबली हॉल में अचानक किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी जैसी सीरियस खामोशी छा गई। बॉस,
ग्रैंड एल्डर, मुझे पक्का शक है कि अपने सेट में कोई डेमन सेट का जासूस घुस चुका है। ओह, सच में? साला इतनी बढ़िया खबर सुना दी, जल्दी बता कौन है वो। ग्रैंड एल्डर उछल पड़े। एल्डर डिंग मिंगकांग तो ग्रैंड एल्डर की आंखों में ऐसी क्रेजी चमक देखकर टोटली स्पीचलेस हो गए यार। दरअसल ग्रैंड एल्डर इतने खाली थे कि सिर्फ चाय और चेस में ही उनका पूरा दिन कटता था। अब कोई डेंजरस विलेन सेट में छुपा हो तो उन्हें टाइम पास के लिए नया गेम जो मिल जाता। सर, आजकल सेट के कल्टिवेटर्स का क्लास में आने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, माहौल बिगड़ चुका है। इन्फोर्समेंट टीम की रेड में पता चला कि सब एक जादुई इल्यूजन गेम में 24 घंटे अंगूठा घिस रहे हैं। यह गेम हमारे लड़कों का दिमाग टोटली करप्ट कर रहा है। पक्का यह किसी डेमोनिक विलेन की चाल है। डिंग मिंगकांग ने अपनी आस्तीन से जब्त किया हुआ मिनी इल्यूजन टॉवर और गेम की क्रिस्टल कॉपी निकाली। कल ही उन्होंने अपनी टीम के साथ हॉस्टल के कमरों में अचानक एक कड़क छापा मारा था भाई। वहां दो इनर डिस्कैपल्स गेम के बैटल मोड में एक दूसरे के सिर पर थूकदान फेंकते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। ग्रैंड एल्डर चाओ वेंदाओ ने इशारा किया और वो क्रिस्टल हवा में तैरता हुआ उनके हाथ में आ गया। अपनी जादुई पावर से चेक करते ही ग्रैंड एल्डर ने अपनी भौहें चढ़ाई। अरे, यह तो डुप्लीकेट कॉपी है। जी हाँ, सब डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं। असली माल तो रिफाइनिंग हॉल के कल्टीवेशन ग्राउंड में है। ग्रैंड एल्डर ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। गेम का कॉन्सेप्ट उन्हें सच में काफी यूनिक लगा। एक मामूली कॉपी में पूरे फीचर्स नहीं थे, फिर भी इसके कोडिंग का वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल था। खैर, मामला जब रिफाइनिंग हॉल का है तो एल्डर नांगोन को बोलो कि वो इसकी क्लास लगाएं। सर, भूल गए क्या? एल्डर नांगोन तो किसी सीक्रेट मिशन पर सेट से बाहर गए हुए हैं। अच्छा, वो बाहर हैं। तो फिर तुम ही इस पूरे मैटर को अपने हिसाब से हैंडल करो, टोटली चिल। ग्रैंड एल्डर को अचानक याद आया कि उनकी अपनी क्लास भी पिछले कुछ दिनों से खाली चल रही थी। चाओ वेंदाओ उस गेमिंग टावर और क्रिस्टल को लेकर अपनी पॉकेट में डालते हुए चुपचाप वहां से निकल गए। उनके जाते ही डिंग मिंगकांग ने तुरंत अपने सबसे खास जूनियर ऑफिसर को पास बुलाकर हुक्म दिया। यह जो गेम की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, इसके असली मास्टरमाइंड का पता चलाया नहीं? बॉस, पूरा पता चल गया है। रिफाइनिंग हॉल का लूजे नाम का लड़का इसे बेच रहा है। हम इतना बड़ा बिजनेस और अकेला एक डिस्केपल संभाल रहा है। तुरंत उसके रूम की तलाशी लो। डिंग मिंगकांग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था, क्योंकि सेट का पूरा खजाना उनके अंडर था। लड़के गेम के एडिक्ट हो रहे थे, वो अलग बात थी, पर असली मुद्दा स्पिरिट स्टोन्स का था। पूरे सेट के पैसों का फ्लो चुपचाप लूजे की जेब में जा रहा था, जो सीधे सीधे इनका लॉस था। आपस में वेपन्स की खरीद फरोख्त से इन्हें मतलब नहीं था, पर यह मास सेलिंग तो सीधे मोनोपोली थी। बॉस, इस गेमिंग रीम के पीछे असली डेवलपर कौन है, उसका कोई रिकॉर्ड मिला क्या? डिंग ने पूछा। मेन ट्रेजरी में कोई डेटा नहीं है सर, मैं अपनी टीम रिफाइनिंग हॉल में पूछताछ के लिए भेज रहा हूँ। कल सुबह होने से पहले वो लड़का मुझे मेरे ऑफिस में खड़ा मिलना चाहिए, समझे? डिंग मिंगकांग चिल्लाए। उधर वेंजियन पीक के डेंजरस जुएक्सियांग क्लिफ पर बादलों के बीच दो परछाइयां आपस में बात कर रही थीं। कहते हैं प्राचीन काल में जब डेमन सेक्ट ने हमला किया था, तब यहाँ एक भयंकर तलवारबाजी हुई थी। उस वक्त के एल्डर ने एक ही झटके में पूरी पहाड़ी को बीच से दो टुकड़ों में काट दिया था। वही कटी हुई पहाड़ी आज कल्टिवेटर्स के लिए तलवार की पावर सीखने का सबसे बड़ा होली प्लेस बन चुकी थी। सीनियर झोंग, आपने मुझे इस सुनसान पहाड़ी पर चाय पीने के लिए क्यों बुलाया है? मु यावेन ने पूछा। मु यावेन ने एक ही घूंट में अपनी पूरी चाय खत्म की और कप को टेबल पर पटक दिया। यार, वैसे तो इस जादुई दुनिया में कल्टिवेटर्स अपनी बॉडी को स्लिम और एकदम मॉडल जैसा मेंटेन रखते थे, पर मु यावेन कतई अलग पीस था। उसकी बॉडी किसी हैवीवेट बॉक्सर जैसी चौड़ी और मस्कुलर थी। उसकी ट्रू डिस्कैपल वाली ड्रेस उसके बाइसेप्स के प्रेशर से जैसे फटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। जूनियर मु, क्या तुमने सुना कि आजकल सेक्ट में डेमन सेक्ट एस्केप नाम का गेम धमाल मचा रहा है? उसके सामने बैठे लंबे बालों वाले हैंडसम कल्टिवेटर झोंग यी ने बड़ी रहस्यमयी टोन में पूछा। यह झोंग यी कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि सीधे ग्रैंड एल्डर चाओ वेंदाओ का नंबर 1 चेला था। इल्यूजन गेम? क्या फिर से किसी बड़े कल्टिवेटर की आत्मा ने कोई नया चैलेंज छोड़ा है? मु यावेन उछला। मु यावेन कल्टिवेशन का इतना बड़ा साइको था कि वो दिन रात बस डेंजरस मॉन्स्टर्स से फाइट करता रहता था। अरे नहीं भाई, यह तो आउटर सेट के नूब्स के लिए बनाई गई एक मामूली रनिंग प्रैक्टिस है। क्या बकवास है? अगर ऐसा कुछ है तो फिर मुझे आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? क्योंकि तुम हमेशा वीआईपी टावर में बिजी रहते हो, तुम्हें आम कल्टिवेशन ग्राउंड की खबरें कहाँ मिलती हैं? पर जब यह आउटर वालों के लिए है तो तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मुने पूछा।
ट्विस्ट यही तो है भाई, इनर सेक्ट के सारे प्रो प्लेयर्स इस गेम के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुके हैं। जोंग यी ने बताया कि झैंग मिंग नाम के एक आउटर लड़के ने इनर वालों का ईगो हर्ट कर दिया था। इतना सीरियस सीन है क्या? फिर तो मैं खुद जाकर उस गेम की बैंड बजाऊंगा, मु यावेन ने मुक्के भींचे। अगर सिर्फ गेम ही खेलना है तो तुम दोनों खुद चले जाते, मुझे यहाँ बुलाने का क्या लॉजिक था? तभी पहाड़ी की उस गहरी दरार में से एक ठंडी, कड़क और बेहद खूबसूरत लड़की की आवाज गूंज उठी। चलो भाई, जूनियर सिस्टर ली मोरन फाइनली अपनी समाधि से बाहर आ ही गईं, झोंग ही मुस्कुराया। यह ली मोरन फिफ्थ एल्डर की सबसे खास चेली थी, जो सालों से सिर्फ तलवार के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मास्टर ने कहा कि इस गेमिंग सेटअप में कुछ तो गड़बड़ है, हमें जाकर इसका पूरा टेस्ट करना होगा। हवा में एक जोरदार रोशनी चमकी और ली मोरन उस गहरी खाई को पार करके सीधे उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर साक्षात बर्फ जैसा सन्नाटा था। चलो भाई, जल्दी से काम खत्म करके वापस आते हैं। इधर लिहो पीक के मेन कल्टीवेशन हॉल में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज थोड़ी ज्यादा ही शांति थी। आउटर डिस्कैपल्स के फ्री पास खत्म हो चुके थे और वो नए स्टोन्स कमाने के लिए मजदूरी करने गए थे। और इनर वाले रईस कल्टीवेटर्स अपने अपने कमरों में दरवाजा बंद करके अकेले ही मजे लूट रहे थे। यार, लूजे ने खाली पड़े हॉल को देखा और सोचा कि हॉस्टल में जो रेड पड़ी है उसकी गाज उसी पर गिरेगी। पर उसे रत्ती भर भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसने गेम तो सेट के रूल्स के हिसाब से ही बनाया था। अब गेम इतना मजेदार बन गया तो इसमें मेरी क्या गलती? इन लोगों का फोकस ही वीक है भाई। वैसे भी उसका टास्क पूरा हो चुका था, अगर यह गेम बैन भी हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक डेमन सेक्ट एस्केप बंद होगा तो वो कोडिंग बदलकर 1000 नए वीडियो गेम्स मार्केट में लॉन्च कर देगा। असली सिरदर्दी तो यह थी कि उसकी नई गॉड लेवल इमोर्टल बॉडी की वजह से पॉइंट्स की भूख 10 गुना बढ़ गई थी। जब तक बड़े लेवल के कल्टीवेटर्स इस गेम में नहीं कूदते, उसका कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड होना टोटली इम्पॉसिबल था। तभी अचानक उसके कानों में सिस्टम की एक मधुर घंटी बजी, डेमोनिक पाथ वैल्यू +10।